हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जे अड्डा। आज हम लोग इस सेशन में बाइनोमियल थ्योरम का कंप्लीट रिवीजन करने जा रहे हैं। एक्चुअली बहुत दिन से स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट थे कि बाइनोमियल थ्योरम पे सीरीज़ की वीडियो आनी चाहिए या कोफिशिएंट निकालने की वीडियो आनी चाहिए। तो फाइनली मैंने क्या किया, एक कंप्लीट रिवीजन वीडियो बनाने का प्लान बनाया, जिसमें सारे थ्योरी के साथ साथ अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा। आप वीडियो को पूरा देखना है, ऐसा नहीं कि बीच बीच में देख लोगे। तो ये जो मैं शॉर्टकट्स बताने का कोशिश किया हूँ खासकर सीरीज वाले क्वेश्चन में, वो आपका मिस ना हो जाए। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखो। इसके जस्ट बाद मोस्ट इफेक्टिव ये होगा कि आप आईआईटी के जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। और इसके बाद अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, साथ में शॉर्ट नोट्स बना लेना ताकि आपका काम और अच्छे से हो जाए। तो चलो अब इसे स्टार्ट करता हूँ, आप लोग भी ईमानदारी से पूरा वीडियो देखना। तो इसमें स्टार्ट बाइनोमियल थ्योरम में होता क्या है ना। देखो, इसका जरूरत के ऊपर सिंपल सा आपको पता है। जैसे आप x प्लस वाई का स्क्वायर करते हो, x प्लस वाई का क्यूब करते हो, x प्लस वाई का 4 करते हो, 5 6 7 तक निकाल सकते हो बेरोजगारों की तरह। बट अगर बात आती है कि पावर 10 करना है, पावर 15 करना है, तो अपने को नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आया पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल क्या बोला कि अपने को जैसे मान लो x प्लस वाई का पावर जो रखना है n, तो अगर n 0 हो गया तो एक टर्म आएगा, n 1 होगा तो ऐसे आएंगे कोफिशिएंट, n अगर 2 होगा तो 1 2 1 ऐसे कोफिशिएंट आएंगे, अगर 3 होगा तो 1, इन दोनों का सम 3 3 1 ऐसे आएंगे, है ना। देखो ना, इसका n 0 रखोगे 1 आएगा, रखोगे कितना आएगा 1 रखोगे तो x प्लस 1 आएगा, 2 रखोगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आएगा, 3 आएगा। देखो ना, ये इसके लिए, ये इसके लिए, फिर 3 रखोगे। तो अब जो जब हायर पावर होगा तो इसमें भी टाइम लगेगा, तो इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज हुआ। तो बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ने से पहले थोड़ा अपन क्या करते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होंगे उसका रिविजन कर लेते हैं। तो देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यूज होता है वो होता है इसमें फैक्टोरियल का यूज होता है। एक टर्म्स आता है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या होता है, देखो फैक्टोरियल एक्चुअली आपको पता होगा कि फैक्टोरियल को अपन डिनोट कैसे करते हैं। कभी कभी n ऐसे डिनोट करते हैं या कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं। होता क्या है, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट 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 3 2 1। n क्या होता है, होल नंबर। सारे होल नंबर के लिए फैक्टोरियल डिफाइंड है। बट ये अपन बोल सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल जो आप लिखोगे ये लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल लिखोगे तो ये लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इस तरह। तो आप एक चीज़ और ऐसे सोच सकते हो, जैसे मान लो देखो 3 फैक्टोरियल है, 3 को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, या फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो एक चीज़ अपन याद रखेंगे कि जो n फैक्टोरियल है उसको आप अगर ज़रूरत पड़े तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख के छोड़ दो तो भी काम चलेगा, या फिर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख के तो भी काम चलेगा। ठीक है, इस तरह काम कर सकते हैं। जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछ दिया कि बताओ 8 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि आप इसको ऐसे लिख दो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। अब देखो आंसर आ गया। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ऑलरेडी आती है। इसमें बहुत फैक्टोरियल में एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कभी अगर अलग से पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। जैसे अपन ये पढ़ते हैं कि जितने भी फैक्टोरियल होते हैं सारे के सारे इवन नंबर होते हैं एक्सेप्ट 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। फिर अपन पढ़ते हैं कि 5 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल के लास्ट में हमेशा एक 0 होता है, 10 फैक्टोरियल से लेकर 14 फैक्टोरियल में हमेशा लास्ट में 2 0 आती है, 15 फैक्टोरियल से लेकर 19 में हमेशा 3 0 आती है। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं जो कभी अगर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल की अपने को ज़रूरत चीज़ है वही डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स अपने को लिखने को मिलता है वो होता है NCR। NCR को बोलते हैं, अगर इसका मीनिंग समझना है तो अपन बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये इसका मीनिंग होता है। डिफाइन इसको ऐसे भी लिखते हैं, कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखते हैं NR। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, तो इस तरह अपना काम। जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछ दिया कि बताओ भाई साहब 10C3 क्या होगा, तो आप इसको लिख सकते हो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये है कि NCR जो होता है वो NC(n-r) के बराबर होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना या रिमेनिंग को रिजेक्ट करने के वे बराबर होंगे। तो NCR क्या होगा, NC(n-r) के बराबर होगा। जैसे आप देख सकते हो कि अगर कहीं 10C0 लिखा हुआ है तो ये 10C10 के बराबर होगा, कहीं लिखा हुआ है 5C2 तो ये 5C3 के बराबर होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने को याद रखना है ना। मेजर चीज़ तो याद रखना, जैसे NC
NC0 कितना होता है, हमेशा N1 होता है। NC1 ये कितना होता है, हमेशा N होता है। अगर NC2 की बात करें तो ये होता है N इंटू N-1/2। ये छोटी छोटी चीज़ जो है अपने को अगर याद होती है तो एग्जाम में टाइम सेव होता है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ याद रखना है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगला प्रॉपर्टी इसमें क्या है, अगला प्रॉपर्टी कहता है सम ऑफ बाइनोमियल कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट। जैसे मान लो NCR प्लस NCn-R, NCR प्लस NCR-1, ठीक है। इसका अगर सम निकालें तो देखो इसका जो सम होता है ये हमेशा होता है N+1CR। इसका सम क्या होता है, N+1CR। आप बेसिक प्रूफ करना है, सिंपल सा फॉर्मूला पुट करो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है ना, कहीं लिखा हुआ है मान लो 10C4, ठीक है। अब प्लस कहीं लिखा हुआ है 10C3, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो 11C4, कोई आंसर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये इस पे जेई में क्वेश्चंस भी आ रखे हैं ना, इसमें जेई में क्वेश्चन आ रखे हैं, अभी मैं आगे करवा दूंगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें सारे याद रखना है। चलो नेक्स्ट आगे अगर अगला प्रॉपर्टी की बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो अगला जो प्रॉपर्टी है अपना, जैसे मान लो अगर कहीं लिखा हुआ है दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वेट करें NCX इक्वल टू NCY, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये बराबर तभी होगा या तो डायरेक्ट x बराबर y हो जाए, या फिर ये बराबर होगा कि x प्लस वाई किसके बराबर हो जाए, n के बराबर हो जाए, तो भी काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि आप y को लिख सकते हो NCn-y और फिर से दोनों को बराबर कर लो तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। जो अगला प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं। अगला प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं लिखा हुआ है R इंटू NCR, तो आप इसको लिख सकते हो N इंटू N-1 CR-1, कोई दिक्कत नहीं आता। इसी प्रॉपर्टी को ऐसे भी लिख सकते हो कि NCR को अपन लिख सकते हैं N/R, दोनों को उतार दिया CR-1, ऐसा लिख दिया तो भी काम चलेगा। प्रूफ करना और जनरल मेथड डाल के प्रूफ करना। देखो इसी का यूज करके जैसे मान लो यहाँ लिखा, तो इसको भी तो फर्दर आप लिख सकते हो कितना, N/R, एक बार और उतार दो N-1 R-1 इंटू कितना N-2 CR-2। तो ये कहानी ऐसा होगा जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है 10C3, तो आप इसको क्या लिखोगे 10/3, फिर क्या लिखोगे 9/2, फिर क्या लिखोगे 8/1, फिर क्या लिखोगे 7/0। तो 0 तो आएगा नहीं क्योंकि अपने को पता है 7C0 कितना हो जाएगा 1, यही आंसर हो गया। कहीं मान लो लिखा हुआ है 15C1, 15C2 लिखा हुआ है मान लो, तो आप क्या लिखोगे 15/2 लिखोगे, इंटू कितना हो जाएगा 14C1 हो जाएगा। या फिर इसको लिखोगे 15/2 इंटू 14/1 इंटू कितना हो जाएगा 13C0। अपने को पता है 13C0 NC0 कितना होता है 1 ही होता है। तो देखो ये फाइनली आया क्या, 15 इंटू 14 डिवाइड में कितना आया 2 इंटू 1। यहाँ देखो ये कितना आया, तो ये आया 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड में कितना 3 इंटू 2 इंटू 1। कुछ समझ में आया। दैट मीन्स जितना भी फैक्टर नीचे R लिखा हो उतनी बार ऊपर ब्रेक करो और नीचे उसी का फैक्टर लिख दो, आंसर आ जाएगा। जैसे आपसे किसी ने पूछा मान लो कि बताओ 50C4 क्या होगा, तो आप इसको डायरेक्ट 4 टर्म्स ब्रेक करो, 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 46 और नीचे जो 4 है उसको लिख दो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कोई ज़रूरत नहीं है उतना लिखने का, फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये शॉर्टकट आपको याद रखना, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं। अगला प्रॉपर्टी है बाइनोमियल कोएफिशिएंट का रेशियो। अगर कहीं लिखा हो NCR अपॉन NCR-1, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो N-R+1 डिवाइड बाय R। ये सारी याद होगी तभी आगे बाइनोमियल सीरीज में इसका फायदा आपको मिलेगा। तो ये सारे प्रॉपर्टीज अपने को याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ है 10C5 डिवाइडेड बाय 10C4, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 10-5 + 1 डिवाइडेड बाय कितना बताओ जल्दी 5, और अपना आंसर आ जाएगा। कोई बड़े से बाइनोमियल कोएफिशिएंट का रेशियो है तो वहाँ पे इस टर्म का फायदा हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे यूज करते हैं, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी होता है NCR अपॉन R+1 है, आप इसको लिख सकते हो N+1 CR+1 डिवाइडेड बाय N+1। ये बहुत आसान है, इस प्रॉपर्टी को आप डायरेक्ट देखो, इसको ऊपर वाले को ब्रेक कर लो, क्या लिखोगे N+1 डिवाइड बाय कितना R+1 इंटू कितना NCR डिवाइड बाय कितना N+1। देखो आप N+1 N+1 गेट कैंसिल, फिर से वही आ गया। तो ये सब का यूज अपन एक्चुअली सीरीज में करेंगे, उससे पहले कोई यूज नहीं है, अपन टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप नोट डाउन करो, अगर आप लग रहा है आता है तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपने जेई में क्वेश्चन देखा होगा, रिसेंट में भी आए हैं ये वाला क्वेश्चन कि इफ़ NC4, NC5, NC6 are in AP, then find N, ऐसा क्वेश्चन देखा होगा। या इसी को दूसरे लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि इफ़ 5th टर्म 6th टर्म एंड 7th टर्म ऑफ ऑफ 1 + x to the power n are in AP, then find n।
देन फाइंड एन। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, आगे इसका मीनिंग और क्लियर होगा। अभी बस इतना रखना, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ जादू नहीं करना है। इसका आगे शॉर्टकट बताऊंगा, बट अभी बस इतना याद रखना कि आप एपी लगाओ। 3 टर्म्स एपी में क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 2 इंटू NC5 इक्वल टू NC4 अब प्लस कितना NC6। फॉर्मूला यूज करो, आंसर आएगा 2 इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना 5 फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू n-6 फैक्टोरियल। देखो अब ये n फैक्टोरियल गेट कैंसिल। अब देखो जो सबसे छोटा होता है ना उसके टर्म में बाकी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये n-5 है, ये n-4 है, ये n-6 है। सबसे छोटा कितना है n-6। तो जितने बड़े वाले हैं उनको कम कर करके लिखना है। जैसे n-5 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं n-5 इंटू n-6 फैक्टोरियल। फिर n-4 है इसको लिख सकते हैं n-4 इंटू n-5 इंटू n-6 फैक्टोरियल। तो इस टर्म में आप करके इसको सॉल्व करोगे तो आसानी से n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, इसका टेंशन अपने को नहीं लेना है। ठीक है, चलो जैसे मान लो एक जेई का और क्वेश्चन करवा देता हूँ बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड। एक जेई का क्वेश्चन है, जेई 2005 का है और रिसेंट में भी आया हुआ ये क्वेश्चन। तो इसमें लिखा हुआ है फाइन 50C4 प्लस समेशन R इक्वल टू 1 to 6। ठीक है, और यहाँ लिखा 56 माइनस RC3। सही है। अब आप सबसे पहले काम है कि ये समेशन वाले साइन को हटा दो। तो क्या लिखोगे 50C4, फिर कितना आएगा देखो R इक्वल टू 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 55C3। R इक्वल टू 2 रखोगे ये आ जाएगा 54C3। R इक्वल टू 3 रखोगे ये आ जाएगा 50C3, 52C3, 51C3। ठीक है, और 6 रखोगे तो ये आ जाएगा 50C3। अब देखो मजे की बात क्या है, अभी जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है देखो NCR प्लस NCR-1। देखो NCR प्लस NCR- कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51C4। फिर 51C4 को 51C3 से क्लब कर दो, कितना हो जाएगा 52C4। फिर 52C3 से क्लब कर दो, कितना हो जाएगा 53C4। फिर अगले के साथ क्लब कर दो 54C3 के साथ, सॉरी 53C3 के साथ क्लब कर दो तो ये बन जाएगा 54C4। फिर अगले के साथ क्लब कर दो 54C3 तो ये बन जाएगा 55C3। और लास्ट में क्या दिया हुआ है 55C3 प्लस 55C3। आंसर कितना हो जाएगा 56C4 यार आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन देखो जेई में आए हुए हैं, कोई टफ चीज़ नहीं है। तो अपने को ये सब चीज़ आनी चाहिए और आ जाएगा तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट, अब एक्चुअली जो बाइनोमियल थ्योरम था उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि एक्चुअली है क्या। देखो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है कि अगर 2 डिसिमिलर टर्म्स हैं तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, और उसके टर्म से पावर बढ़ती जाएगी तो बाइनोमियल थ्योरम अपने को यूज करना पड़ता है। तो बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, तो बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि अगर आपको x प्लस वाई का पावर n दिया हुआ है और n क्या है नेचुरल नंबर, इसका जो एक्सपांसन होता है आपको पता होगा कितना NC0 x टू द पावर n y टू द पावर 0, NC1 x टू द पावर n-1 y का पावर n, NC2 x टू द पावर n-2 y2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना होता है NCn इंटू x टू द पावर 0 y टू द पावर n। इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि हर टर्म में x और y के पावर का सम हमेशा n रहता है, और बाइनोमियल कोएफिशिएंट यानी NC0 NC1 तो इक्विडिस्टेंट यानी NC0 और NCn हमेशा क्या होगा बराबर होगा, NC1 और NCn-1 क्या होगा बराबर होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें। और आपको ये भी पता होगा कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है ना, ये कितने होते हैं n+1 होते हैं। ठीक है, देखो आप इस आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो ये कहाँ शुरू हो रहा है, ये 0 शुरू हुआ है और कहाँ तक खत्म हो रहा है n तक खत्म हो रहा है। तो 0 से लेके n तक कितने टर्म्स होंगे n+1। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो होते हैं n+1। आसान है। सिमिलरली अगर आप इसमें x को -y से रिप्लेस कर दोगे, x को किससे सॉरी y को किससे रिप्लेस कर दोगे -y से, तो ये फॉर्मूला बन जाता है NC0 xn माइनस NC1 xn-1 y प्लस NC2 xn-2 y2 है ना। और फिर ऑड वाले सारे माइनस हो जाते हैं और यहाँ आ जाता है NCn इंटू -1 टू द पावर n और y टू द पावर, ये हो जाता है। ठीक है, अगर इसको आप जनरल टर्म में लिखना चाहो, देखो अगर इस फॉर्मूले में है ना, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में इसको अगर अपन जनरल टर्म रिकॉल कर रहा हूँ, जनरल टर्म लिखोगे तो जनरल टर्म कहाँ R इक्वल टू 0 शुरू हो रहा है, लेकिन वो कौन सा टर्म है फर्स्ट टर्म, इसलिए अपन लिखते हैं TR+1। TR+1 मतलब फर्स्ट टर्म है, R इक्वल टू 0 डालने से आ रहा है। तो ये कितना होता है, ये होता है NC0। देखो x टू द पावर घट रहा है तो n-r, y टू द पावर बढ़ रहा है तो y टू द पावर। ठीक है, अब इसी में अगर यहाँ NCR लिख दो, अगर इसी में अगर जस्ट इसका एक्चुअल एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या है समेशन है, हर जगह समेशन है, तो इसको अपन लिखेंगे समेशन NCR x टू द पावर n-r y टू द पावर x टू द पावर n-r और y टू द पावर r। कहाँ शुरू होगा, R 0 शुरू होगा, कहाँ तक खत्म होगा n तक खत्म होगा। ठीक है,
इन सिमिलर वे अगर आप लिखोगे x माइनस वाई टू द पावर n तो जस्ट y माइनस है तो ये होता है समेशन r इक्वल टू 0 से n एक -1 टू द पावर n -1 टू द पावर r है ना, एडिशनल लग जाएगा, ये हो जाएगा NCR इंटू एक्स टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ अपने को याद रखनी है, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं ना। इसी में मैं आपको बता दूं, अगर इन दोनों का सम करोगे आप लिखोगे अगर x प्लस वाई टू द पावर n अब प्लस एक्स माइनस वाई टू द पावर, अगर इन दोनों का सम करोगे तो आप ऊपर देखो सारे ऑड वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ इवन वाले टर्म्स बचेंगे, तो अपन बोलते हैं NC0 एक्स टू द पावर n, फिर बोलते हैं NC2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 y2 और ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, अगर आप इसमें आपसे किसी ने पूछा नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा तो वो डिपेंड करता है n इवन या ऑड पे, तो आप एग्जाम्पल लेके कर सकते हो है ना, n की वैल्यू रख लो और एग्जाम्पल लेके कर लो। तो यहाँ मैं फॉर्मूला अगर लिखूँ तो अगर n इवन है, अगर n क्या है इवन, अगर n इवन है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो होगा इसमें n/2 + 1। ठीक है, याद रखना है नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा n/2 + 1, और n अगर ऑड होगा तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो होता है n + 1/2, सिंपल सी कहानी। ठीक है, और इसी में अगर आप माइनस कर देते हो कि x + y टू द पावर n, अब माइनस का x माइनस वाई टू द पावर n, अगर ऐसा लिखते हो तो आप देखो ऊपर अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो सारे इवन वाले टर्म्स खत्म हो जाएंगे, ऑड वाले में क्या आ जाएंगे, ऑड वाले में ऐड हो जाएंगे, ऑड वाले ऐड हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा आ जाता है कितना 2 टाइम्स NC1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 y, अगला कितना आ जाएगा NC3 xn माइनस 3 y3, और ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर से कहानी आती है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूँ तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है अगर n इवन रहा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा n/2, नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो होगा n/2। मैं प्रूफ नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ पे मैं रिवीजन करवा रहा हूँ है ना। और n अगर ऑड रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा n/2 + 1, n + 1/2। देखो अगर आपको प्रूफ करना है तो मैं इतना जरूर सजेस्ट करूँगा कि जैसे देखो n है तो आप n की वैल्यू एक बार इवन ले लो, x + y², सिंपल से बता रहा हूँ, कोई टफ नहीं बता रहा हूँ, ये कर लो, इसका निकाल लो नंबर ऑफ टर्म, ऑड के लिए इसका निकाल लो। ठीक है, आपको दिख जाएगा इजीली। सिमिलरली ये सेम काम रिपीट कर दो माइनस वाले के लिए तो आपको इजीली सब कुछ दिख जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत सिंपल है, आपको सिंपल से याद रखना है। एक और मजे की बात बताता हूँ, देखो जो आपने लिखा था ना x + y की पावर n, ठीक है, इसमें आप क्या करो x की वैल्यू 1 डालो और y को x से रिप्लेस करो। क्या मैंने बोला, x की वैल्यू 1 डालो और y को x से रिप्लेस करो, तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा 1 + x टू द पावर n। आइए कितना बनेगा, तो ये बनेगा NC0 + NC1 इंटू x प्लस NC2 इंटू x² प्लस NC3 इंटू x³ ... लास्ट में आ जाएगा NCn इंटू x। देखो मज़ेदार चीज़। ठीक है, तो यहाँ से अपना काम बन जाता है। और इसी में अगर x की वैल्यू 1 रखो और y को -x से रिप्लेस कर दो तो ये फॉर्मूला हो जाता है 1 - x टू द पावर। आइए कितना हो जाएगा NC0 - NC1x प्लस NC2x² माइनस NC3x³ ... ये बन जाएगा -1 टू द पावर n इंटू NCn इंटू x। समझ में आ रहा है, तो ये सब कोई जादू नहीं है, ये सब सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको आता है सिंपल। और मजे की बात बताता हूँ, इसमें अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दो, इसमें क्या करो x की वैल्यू 1 पुट कर दो, देखो कितना है 2 टू द पावर n, आई कितना आएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 ... NCn। ये मैं बहुत पहले बता रहा हूँ, आगे बताना चाहिए था बट मैं पहले ही बता के आपको दिखा रहा हूँ कितना आसान चीज़ होता है। तो अपने को आ गया सारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो सम होता है वो कितना होता है 2 टू द पावर n। ठीक है, कहीं से शुरू हो 2C0 2C1 2C2 टू द पावर n आ जाएगा है ना, 3C0 3C1 3C2 3C3, मतलब अगर 0 से शुरू हो रहा है और n तक खत्म हो रहा है तो उसका सम हमेशा कितना आएगा 2 टू द पावर n आएगा। सेम काम मजे के लिए यहाँ भी करते हैं। देखो अगर आप x की वैल्यू यहाँ डालोगे 1 तो ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 ... ये बन जाएगा लास्ट में -1 है ना, -1 टू द पावर n इंटू NCn। अब आप देखो मजे की बात क्या है कि अगर अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखेगा है ना, इंटरेस्ट बढ़, देखो NC1 नेगेटिव NC3 नेगेटिव, सारा ऑड टर्म एक तरफ ले आओ तो क्या बनेगा NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 ... और सारा इवन टर्म एक तरफ रखो, कितना है NC0 NC2 NC4। तो आपको यहाँ से एक और मज़ेदार चीज़ पता चला कि इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम और ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम क्या होता है, इक्वल होता है। इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम और ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना होता है, इक्वल होता है। तो और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से देखो जो पहला ये आया था इसमें देखो इसको क्या लिख सकते हो 2 टू द पावर n, इवन वाले को एक तरफ करो तो NC0
NC2 NC4 डॉट 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 आगे साथ में लिख सकते हैं NC1 प्लस NC3 प्लस ऐसे लिख सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ सेम है, ये दोनों चीज़ आपको दिख गया ऊपर कि ये दोनों चीज़ सेम है। अगर ये दोनों चीज़ सेम है तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इक्वल टू, या तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 डॉट डॉट डॉट, या आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ NC1 प्लस NC3, क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ से देखो, यानी इवेंट्स बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम या फिर ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम हमेशा इक्वल होता है और वो बराबर होता है 2 टू द पावर n-1। 2 से डिवाइड कर दो, 2 टू द पावर n-1। ये सब छोटी छोटी चीज़ मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया, अपने को सीरीज में ये सब बताना चाहिए था, बट मैं इंटरेस्ट लाने के लिए अभी ये बता दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है बताने में, तो आप छोटी छोटी चीज़ याद रखो। चलो, ये जो ऐसे ऐसे चीज़ था, अब अपन फिर से बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तब और मजा आएगा। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को यहाँ मिल रहा है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या मिल रहा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 15C3R इक्वल टू 15CR+3, तो अपने को R की वैल्यू बताना है। तो आप देखो अभी बताया था NCX इक्वल टू NCY, तो क्या होना चाहिए, या तो X इक्वल टू डायरेक्ट Y होना चाहिए, या फिर X प्लस Y बराबर होना चाहिए N के। तो यहाँ से देखो, यहाँ से R की वैल्यू क्या आएगी, R की वैल्यू आएगी 3/2, तो R तो कभी फ्रैक्शन होता नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर देखो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आएगा R की वैल्यू आएगी 12/4, यानी कितना 3, ये बिल्कुल सही है। R की वैल्यू 3 रखो तो बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल काम बनेगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ बोला है 15C3 अब प्लस 15C13 क्या होगा। 15C3 प्लस 15C13 क्या होगा, इसके बारे में बताना है। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे। देखो अगर इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो 15C13 को आप लिख सकते हो 15C2। अब देखो NCR प्लस NCR-1 कितना होता है, n+1 CR, आंसर आ गया। ये सब चीज़ बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दिख रहा है कि इन द एक्सपांसन ऑफ 3x प्लस 1/x का 13 में कोएफिशिएंट ऑफ x7 चाहिए। ठीक है, अपने को इसका जो एक्सपेंशन करोगे तो उसमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x7 चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप क्या करो, जनरल टर्म लिखो। अगर इसका जनरल टर्म लिखोगे TR+1, तो ये कितना आएगा 13CR 3x का पावर 13 माइनस R इंटू 1/x का पावर कितना R। ठीक है, अब देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 13CR, ठीक है, 3 का पावर 13 माइनस R इंटू एक्स का पावर कलेक्ट किया 13 माइनस आर, अब माइनस आर। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स के पावर को कलेक्ट कर लिया। अब देखो अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x7। अपने को क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x7। तो जो x का पावर है, x का पावर कितना है 13 माइनस 2r, इसको आप बराबर कर दो किससे, 7 से। ठीक है, तो देखो ये कितना आ गया 6 बराबर 2r, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3, r की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब अपने को क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो r की वैल्यू 3 रखो, तो कौन सा फोर्थ टर्म, और कितना आएगा 13C3 इंटू 3 का पावर 13 माइनस 3। बोलो सही है, तो अपना आंसर आ गया 13C3 इंटू 3 का पावर कितना 10, और यही होगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर किसका 7 का, यही आंसर हो जाएगा। तो ये सब बहुत आसान है, ये सब बिल्कुल टफ नहीं है, आपको प्रोसीजर याद रखना है, एकदम इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलो यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन करोगे आप तो उसमें x की पावर 0, इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब क्या, x का पावर अपने को क्या चाहिए 0। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए भी यही तरीका लगाएं, आप लिखो जनरल टर्म, जनरल टर्म लिखो कितना आएगा 10CR इंटू √x/3 का पावर r। ठीक है, √x/3 का पावर r इंटू 3/2x² का पावर कितना, सॉरी ये कितना होगा यहाँ पे यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा अपना कितना, बोलो जल्दी, ये आएगा 10 माइनस आर, और यहाँ पे कितना आएगा आर, जनरल फॉर्मूला। तो देखो अब क्या करना है, आपको x के कोएफिशिएंट कलेक्ट करना है। देखो ये हो गया 1/√3 का पावर कितना 10 माइनस आर, ध्यान देना, और यहाँ कितना आ गया 3/2 का पावर कितना आर, एक्स पावर कितना आएगा, देखो ये हाफ है तो 10 माइनस r/2, अब माइनस का कितना 2r, बस कहानी खत्म। समझ में आ रहा हो, कोएफिशिएंट कलेक्ट कर रहा हूँ x का। अब ये जो चीज़ है ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, क्योंकि x क्या चाहिए इंडिपेंडेंट, तो मैंने लिखा 10 माइनस r/2 माइनस 2r इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ देखो 10 माइनस r है ना माइनस 4r इक्वल टू कितना 0, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो टर्म्स कौन सा होगा, थर्ड टर्म्स होगा, और उसका कोएफिशिएंट कौन सा होगा 10C2, r की वैल्यू कितनी है 2, 10C2 1/√3 का पावर 10 माइनस 2 8 और 3/2 का पावर 2। तो यही अगर कोएफिशिएंट पूछ रहे थे यही आंसर होगा, नहीं सिर्फ टर्म पूछ रहे थे आंसर थर्ड टर्म ऐसा होगा जो जिसमें x का कोई पावर नहीं होगा, वो कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगला। देखो ये क्वेश्चन अभी आपको रिसेंट में भी दिखा होगा है ना, रिसेंट जेई 2018 या 2019 में भी दिखा होगा ये है ना। देखो इसने बोला है फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ये जो है x के पावर में इसका हाईएस्ट पावर कितना आएगा ये निकालना है। तो देखो मैंने शॉर्टकट सॉल्व करने के लिए
एक्स माइनस वाई स्क्वायर के रूट को मान लिया टी, मैंने बोला लेट रूट अंडर एक्स क्यू माइनस 1 को मान लिया टी, तो क्या बना, ये बना x प्लस टी का पावर 5, या y मान लो ना, y आपको अच्छा लगेगा, y मान लो, इसको y मान लिया, क्या बना x प्लस वाई का पावर 5 अब प्लस x माइनस वाई का पावर 5। इसके बारे में तो अभी आप ऊपर बताया था, कितना आएगा 2 टाइम्स, प्लस है तो 5c0 x का पावर 5 प्लस 5c2 x का पावर 3 y का स्क्वायर प्लस 5c4 x इंटू वाई 4, बस इतना ही आएगा। अब रख दो आप, देखो 2 इंटू 5c0 कितना 1 होता है, x टू द पावर 5 एज इट इज रहेगा, 5c2 कितना होता है 10 होता है, ठीक है, एक्स क्यू तो एक्स क्यू रहेगा, बट वाई स्क्वायर देखो स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा एक्स क्यू माइनस 1 आएगा, ठीक है, प्लस 5c4 कितना हो 5, एक्स तो एक्स रहेगा बट ये कितना आएगा एक्स क्यू माइनस 1 का रूट का 4 यानी पावर कितना आ जाए 2। अब आपसे क्या पूछा था हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, देखो यहाँ तो x 5 है, यहाँ मैक्सिमम x 6 जाएगा, यहाँ x 6 को x 7, हाईएस्ट पावर कितना आएगा 7, देखो 2 लाइन में आंसर, ठीक है। ये सब फायदा है अपने को ये सब चीज़ करने का। अगला देखो, इसने बोला था नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना, अभी आपको बताया था x प्लस वाई टू द पावर n अब प्लस x प्लस वाई टू द पावर n अब प्लस x माइनस वाई टू द पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स n यहाँ पे कितना है इवन, n यहाँ कितना है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा n/2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 100/2 प्लस 1 यानी 51 टर्म्स टोटल होगा। बताओ कितना आसान है। चलो अगला देखते हैं। इसने बोला अच्छा मिडिल टर्म आया, तो मिडिल टर्म का अभी थ्योरी पढ़ाना थोड़ा बाकी है, उससे पहले मैं अपने तरफ से थोड़े और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ठीक है, अपने तरफ से थोड़े और क्वेश्चन करते हैं ताकि अपने को इंटरेस्ट है। चलो देखो, जैसे मान लो आपसे पूछा किसी ने क्वेश्चन कि फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू का पावर 20, ठीक है। अब अपन तो पढ़ चुके हैं कि x प्लस वाई टू द पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होता है, ये तो 4 टर्म्स है, कैसे निकालेंगे। देखो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स का पावर क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा हुआ है, ध्यान ए माइनस बी का होल क्यू लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 60। अब आप आंख मूंद के बता सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा 61, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे आपसे किसी ने पूछा है ना, ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, आपसे किसी ने पूछा कि मान लो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, है ना, क्वेश्चन लिखा फाइंड 6 टर्म इन 2x स्क्वायर माइनस 1/3x स्क्वायर का पावर 10, क्या निकालना है 6 टर्म, इसका मतलब क्या निकालना है t6, तो t6 को क्या लिखेंगे t5 प्लस 1, क्या लिखेंगे t5 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 10c5 ncr n माइनस आर इंटू माइनस 1/3x स्क्वायर 5, सिंप्लीफाई कर लो आंसर। ये सब बहुत फर्जी क्वेश्चन है, एक दिक्कत नहीं है। आपको x इंडिपेंडेंट वाला बता ही दिया, x इंडिपेंडेंट कोएफिशिएंट 0 करते हैं और कोई दिक्कत नहीं आता। एक और क्वेश्चन आपने देखा होगा कि ऐसा मिला होगा, है ना, फाइंड नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ 9 to the power 1/4 प्लस 8 to the power 1/6 का पावर 1000। या इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल मतलब किसी टर्म का पावर 1/2 1/3 फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, इसी को बोलते हैं फ्री फ्रॉम रेडिकल। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, इसमें भी आपको वही काम करना है, जनरल टर्म लिखो और देखो कि कोई भी एक दैट मीन्स जो नंबर है उसका पावर फ्रैक्शन में ना बने। जैसे अगर इसका जनरल टर्म आप लिखते हो तो क्या लिखोगे, देखो 1000 CR 9 to the पावर 1/4 का पावर 1000 माइनस आर इंटू 8 का पावर 1/6 का पावर आर। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 1000 CR देखो 3 का पावर कितना आएगा 2 1/2, तो ये आ जाएगा 3 का पावर 1000 माइनस r/2, आइए आ जाएगा 2 का पावर r/2। देखो अब फ्रैक्शनल नहीं होने के लिए ये वाला भी टर्म वही 1000 माइनस r2 से डिविजल होना चाहिए, यहाँ भी r2 से डिविजल होना चाहिए। ये कब होगा, जब r इवन होगा। तो r इवन क्या क्या हो सकता है 0 2 4 6 8, मैक्सिमम कहाँ तक होगा 1000, तो गिन लो टोटल टर्म्स कितने होंगे 501, ठीक है। ये सब फर्जी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो अब एक नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन आते हैं कोफिशिएंट निकालने वाला, थोड़ा उसका चर्चा कर लेते हैं, है ना। उसमें लोग फंसते हैं और जेई में आते भी हैं वो क्वेश्चन। तो लिखो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन किसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 5 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, ठीक है। मज़ेदार क्वेश्चन। इसमें अपने को क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 चाहिए।
तो ऐसे क्वेश्चन में अगर पावर कम हो तो आप डायरेक्ट ओपन करके भी कर सकते हो, अब पावर ज़्यादा हो तो फिर अलग अलग टर्म्स बनाने पड़ते हैं, तब जाके करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 तरीके से बताता हूँ मैं, पहले मेथड 1 बताता हूँ जो आपको पसंद है। देखो क्या लिखा मैंने, 1 + x² का पावर 5 इंटू 1 + x टू पावर कितना 4, ठीक है। अब क्या करो, इसको ओपन कर लो, क्या लिखोगे 5c0 प्लस 5c1x² प्लस 5c2x4 प्लस 5c3x कितना 6 प्लस 5c4x8, इसमें तो आने वाला नहीं है लास्ट में, इधर आ गया 4c0 प्लस 4c1 इंटू अभी ऊपर पढ़ाया था है ना 4c2x² प्लस 4c3x³ प्लस 4c4x4। चलो एक चीज़ अभी याद आया मुझे, बता देता हूँ एक चीज़। जैसे देखो ऊपर जो 1 + x वाला एक्सपांसन किया था ये वाला, देखो ठीक है, इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करो। देखो x⁻0 का क्वेश्चन कितना है NC0, x⁻1 का क्वेश्चन कितना है NC1, x⁻2 का क्वेश्चन कितना है NC2, x⁻3 का क्वेश्चन कितना है NC3। तो अगर आपसे कोई पूछे कि, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x⁻n x⁻r इन 1 + x⁻n, तो आप देखो क्या लिखोगे NCR, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप। अगर आपसे कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ x⁻r इन 1 - x⁻n, इस वाले में देखोगे तो अगर इवन होगा तो प्लस, ऑड होगा तो माइनस, तो अपन क्या लिखेंगे -1/r इंटू NCR, ठीक है। चलो तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, अभी याद आ गया, बता दिया। अभी अपन इस पे थे। देखो इसमें क्या करेंगे, ध्यान देना, ये मैंने ओपन कर दिया, फर्स्ट मेथड ओपन कर दिया। अब क्या करना है, ढूंढना है। देखो अपने को क्या चाहिए, फाइनली जो चाहिए वो x⁻5 चाहिए। 5 कहाँ से मिलेगा, देखो 0 वाला, यहाँ x⁻0 है तो उधर 5 है ही नहीं मिलेगा। यहाँ x² है तो उधर x3 है क्या, बिल्कुल मिलेगा। तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो मिलेगा, अगर इसको 1 वाले से कर दें, इसको इससे कर दें तो भी मिल जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ 0 है, 5 तो है ही नहीं, 6 तो है ही नहीं, तो बस 2 ही टर्म से अपना आंसर मिलेगा। तो फाइनली आंसर कितना होगा, 5c1 इंटू 4c3 अब प्लस 5c2 इंटू 4c1। तो देखो 5c1 कितना होता है 5, 4c3 कितना होता है 4, 5c2 कितना होता है 10, ये कितना होता है 4, कितना आ गया 60 आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आएगा। मेथड 2 बात करते हैं, मेथड 2 क्या होता है। देखो इसमें क्या है लिखा हुआ है, 1 + x² का पावर 5, और यहाँ लिखा हुआ है 1 + x⁻4। अगर इसका क्या करो, आप दोनों का जनरल टर्म लिख लो। अगर इसका जनरल टर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे, NCR TR+1 NCR 5CR1 इंटू 1 का पावर 5 - 1 x² का पावर कितना R1, ठीक है। फिर इसका भी जनरल टर्म लिख लो, क्या लिखोगे 4CR2 इंटू x² का पावर R2। चलो एक बार फिर से चीज़ रिमाइंड कराते हैं, ऊपर आ जाओ। देखो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही है, अपने को याद आ रही है। देखो इसका अगर आपको किसी ने जनरल टर्म लिखना पूछा, 1 + x⁻n का पूछा, तो आप क्या लिखोगे, समेशन ऑफ NCR x⁻1 है, 1 का पावर कुछ भी करो वही आता है, तो सिर्फ क्या है x⁻, इतना लिख लो, काम चल जाता है। और सिमिलरली माइनस वाले में लिखोगे 1 - x⁻n लिखोगे तो कितना होगा, समेशन ऑफ NCR -1/r इंटू कितना x⁻r, बस। तो ये सब चीज़ें याद रखना है अपने का, मतलब क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, दोनों कोएफिशिएंट अलग अलग लिखा। अब ये कितना आएगा 5CR1 इंटू 4CR2, x का क्लब करो तो कितना आएगा 2R1 + R2। देखो ये फाइनली अपने मज़ेदार चीज़ है। अब देखो आपको R1 R2 की ऐसे वैल्यू रखना है, R1 R2 ऐसे चुनना है, R1 R2 ऐसे चुनना है कि 2R1 + R2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, ठीक है। 2R1 + R2 कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, बस मज़ेदार करते हैं। देखो अगर R1 की वैल्यू 1 रखते हो तो R2 कितना रखना पड़ेगा 3। देखो R1 की वैल्यू 1 रखते हो तो R2 कितना रखना पड़ेगा 3, और अगर R1 की वैल्यू 2 रखते हो तो R2 कितना रखना पड़ेगा 1। अब कुछ भी रखो तो वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि R1 ना 5 से ज़्यादा हो सकता है, R2 ना 4 से ज़्यादा हो सकता है, तो बस रख लो, यही आंसर हो जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा, यानी कितना 5C1 इंटू 4C3 अब प्लस 5C2 इंटू 4C1, समेशन निकालो आंसर। तो इस तरह आप कोई भी कोएफिशिएंट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक 1-2 क्वेश्चन होगा यहाँ पे, वो कर लेते हैं। देखो इसने बोला है मिडिल टर्म, अच्छा मिडिल टर्म अभी करवाया नहीं। यहाँ देखो ये क्वेश्चन है, ये आपसे हो जाएगा। उसने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, किसने, इसके एक्सपांसन में। चलो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई भी पावर है नहीं, तो ये बेचारा एज इट इज़ रहेगा, बट इसमें पावर 8 है, तो इसका जनरल टर्म लिख लो। देखो मैंने क्या लिखा, -2x³ + 3x5, इसका जनरल टर्म लिखोगे कितना आएगा 8CR इंटू 1 का पावर कुछ भी नहीं रहेगा, और 1/x का पावर कितना आएगा R। ध्यान दो, मज़ेदार चीज़ है। अब देखो
अपने को जब मल्टीप्लाई करना है तो कोफिशिएंट कितना चाहिए, x चाहिए। देखो इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे, इसमें अगर इससे मल्टीप्लाई, यहाँ x पावर कितना है 0, यहाँ x पावर कितना है r माइनस r, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी मिलने से रहा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, है ना। अगर अपने को x चाहिए तो मैंने बोला अगली बार, यहाँ देखो एक्स क्यू है, इधर देखना ध्यान देना, यहाँ पे एक्स क्यू है तो यहाँ से कितना लोगे 1/x² लोगे तभी काम चलेगा। तो आर की वैल्यू कितना रखोगे 2, तो यहाँ देखो यहाँ से आ रहा है -2 और यहाँ से आ रहा है 8c2, काम बन जाएगा। प्लस देखो इधर x5 है तो इधर कितना रखना पड़ेगा, x4 रखना पड़ेगा, तभी तो x बचेगा। इधर कितना आएगा 3 × 8c4, तो इसका सम निकालोगे तो वही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आसान है, फर्जी चीज़ है। चलो और क्वेश्चन कराता हूँ आपको ताकि और मज़े आए, है ना। जैसे देखो एक क्वेश्चन लिखा मैंने, यहाँ एक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको करते हैं। अभी जैसे बताया था वैसे ही करना है। आप इसका जनरल टर्म लिख लो, क्या लिखोगे 6cr1 × 2x का पावर कितना r1, यहाँ क्या लिखोगे 7cr2 × कितना -x का पावर r2, तो कितना आएगा देखो 6cr1 7cr2 × 2 का पावर r1। अब x पावर कितना होगा r1 + r2, एक -1 का पावर r2 भी आ जाएगा। बट अब r1 + r2 कितना होना चाहिए, r1 + r2 होना चाहिए 5, r1 + r2 कितना होना चाहिए 5, ठीक है। r1 + r2 कितना होना चाहिए 5, तो रख लो r1 r2 रखते जाओ। देखो r1 की वैल्यू रखोगे 0 तो r2 कितना आएगा 5, बिल्कुल आ सकता है r2 5। r1 की वैल्यू रखोगे 1 तो r2 कितना आएगा 4, r1 की वैल्यू रखोगे 2 तो r2 कितना आएगा 3, ये रखोगे 3 तो ये कितना रखोगे 2, ये रखोगे 4 तो ये कितना रखोगे 1, ये रखोगे 5 रख सकते हो कि बिल्कुल रख सकते हो 5 तो ये कितना आएगा 0। तो ये सारे कॉम्बिनेशन इसमें रखते जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी होगा बट आंसर ऐसे ही आता है। आपको अब क्या करना है, आंसर अगर आपको आंसर भी चाहिए तो आप डायरेक्ट लिखते जाओ। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रखो 0 5, कितना आएगा 6c0 7c5 2 का पावर 0 -1 का पावर 5। 6 अगला रखो 6c1 7c4 2 का पावर r1 यानी 1 और -1 का पावर r2 यानी 4। इस तरह सारा रख लो, सबका सम करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिर अब आ गया डिवीजन वाला, तो इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं। एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है तो वो भी कर लेते हैं आपके साथ। चलो तो ये क्वेश्चन देखो, है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने लिखा क्वेश्चन लिखा, ये जेई का है, जेई कितना का है 2013 का है, जेई 2013, ठीक है, जेई 2013 का है कि द टर्म independent of x in expansion of x + 1 divided by x2/3 minus x1/3 + 1 minus x - 1 divided by x - x का पावर 1/2 का पावर 10। देखो इसमें कुछ करना नहीं है, ये फालतू लंबा दिख रहा है। देखो इसमें क्या करो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, है ना। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो यहाँ क्या करो x⁴, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x1/3 का होल स्क्वायर माइनस x1/3 अब +1 का होल स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, x1/3 + 1 से, तो ये बन जाएगा AQ + BQ, ठीक है। तो ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से बचेगा x⁴1/3 + 1, अब माइनस सेम √x कॉमन ले लो तो वो बन जाएगा आपका कितना, वो बन जाएगा x⁴1/2 + 1। और फिर सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो ना ऊपर इसको लिखो, इसको लिख दो -√x + 1 × √x - 1 और नीचे √x कॉमन ले लो तो ये आ गया √x - 1। देखो तो ये कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई कर लोगे पावर कोफिशिएंट 10 यानी जनरल टर्म लिखना TR + 1 लिखना और उसमें x की जो पावर आएगा उसको 0 कर देना। तो ये चीज़ें इजीली सॉल्व हो जाती है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, है ना। चलो मिडिल एक टर्म आता है, मिडिल टर्म। बाइनोमियल क्वेश्चन है, मिडिल टर्म क्या होता है। देखो मिडिल टर्म क्या होता है, देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो लिखा तूने x + y का होल स्क्वायर और तुमने लिखा x + y का क्यूब, तो देखो इसमें क्या आएगा x² + 2xy अब +y² आएगा। इसमें कितना आएगा x³ + 3x² y + 3xy² अब +y³ यही आएगा। देखो अब ऑब्जर्व करो, जब n इवन था तो सिर्फ एक मिडिल टर्म आया और जब n ऑड था तो 2 मिडिल टर्म आए, ठीक है, समझ रहे हो। तो यानी बाइनोमियल एक्सपांसन में ये याद रखना है आपको कि x + y⁴n में n नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। इसमें अगर n इवन होगा, n क्या होगा इवन होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो उस केस में एक ही मिडिल टर्म आएगा, उस केस में एक ही मिडिल टर्म आएगा। और वो मिडिल टर्म कौन सा होगा, वो मिडिल टर्म होगा n/2 + 1th टर्म। वो क्या होगा n + 1/2 + nth टर्म। आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और निकाल लो tn/2 + 1th टर्म निकाल लो, तो ये कितना आएगा nc n/2
x का पावर n/2, y का पावर n/2, काम खत्म। लेकिन मज़ा तब आएगा जब n ऑड होगा। अगर n ऑड होगा तो दो मिडिल टर्म आएंगे, दो मिडिल टर्म आएंगे। कौन कौन सा मिडिल टर्म आएगा? तो एक आएगा n+1/2, एक आएगा n+3/2 टर्म। ठीक है, n+1/2 आएगा और n+2/2 आएगा। तो आप आराम से निकाल सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो याद रखना है n अगर इवन होगा तो एक मिडिल टर्म आएगा, n अगर ऑड होगा तो दो मिडिल टर्म आएगा। एक क्वेश्चन दिख रहा था मुझे ऊपर में, ये वाला देखो, मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन। तो आप थोड़ा सा मजे करोगे तो देखो ये इसमें जो लिखा हुआ है ना, ये फिर से वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 - x क्यू लिखा हुआ है। का पावर कितना है? 6। सॉरी, 1 - x का क्यू का पावर कितना हो गया? 6। ये आ गया 1 - x का पावर 18। अब आप बताओ n कितना है? इवन है। n अपना कितना है? इवन है। तो मिडिल टर्म कितना होगा? एक ही होगा। और वो मिडिल टर्म कितना होगा? 18/2 + 1th टर्म, यानी कितना? 10th टर्म आंसर होगा। तो t9 + 1 निकाल लो, तो 18c9 × -x का पावर 9 करोगे तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब फर्जी चीज़ें आसान। एक चीज़ लेकिन इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, है ना, अभी याद आ रहा था कि ये अपने काम का है कि जैसे देखो आप लिखते हो, चलो एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे मान लो दो चीज़ लिख रहा हूँ, 4c0 लिख रहा हूँ, 4c1 लिख रहा हूँ, 4c2 लिख रहा हूँ, 4c3 लिख रहा हूँ और 4c4 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 4 लिखा। अगली बार मैंने लिखा 5c0 लिखा, 5c1 लिखा, 5c2 लिखा, 5c3 लिखा, 5c4 लिखा और 5c5 लिखा। कुछ सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो अगर इसकी वैल्यू आपको याद होगा तो ये 1 होता है, ये 4 होता है, ये कितना होता है? 6 होता है, ये कितना होता है? 4c3, ये भी 4 होता है और ये कितना होता है? 1 होता है। यहाँ देखो ये कितना होता है? 1, 5, 10, 10, 5 और ये कितना होता है? 1। देखो कुछ समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ एक ही लार्जेस्ट टर्म है 6 और यहाँ पे दो लार्जेस्ट टर्म है। तो अगर आपको किसी ने पूछा, अगर कभी भी आपको पूछा किसी ने, बहुत मज़ेदार चीज़ बताया हूँ ये मैं आपको, है ना, कि अगर किसी ने आपसे पूछा कि NCR की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, क्या बताना है? NCR की मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर n इवन होगा, अगर n क्या होगा? इवन होगा, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा NCn/2। ठीक है, अगर n ऑड होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगा NCn-1/2 और NCn+1/2, काम खत्म। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है ना। बाइनोमियल कोएफिशिएंट स्टार्टिंग में बढ़ता है और फिर वो घटना शुरू हो जाता है, तो अपने को ये छोटी छोटी चीज़ याद रखना चाहिए। ठीक है, फिर एक आपको छोटा सा और मज़ेदार चीज़ बताता हूँ जिससे आप परेशान होंगे। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आपने सुना होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म। इसका शॉर्ट फॉर्म बताना चाहता हूँ, ध्यान देना, है ना। NGT न्यूमेरिकल काफ़ी फेमस है, बट रिवीजन करवा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट अच्छा टॉपिक है। मैं लिखा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ध्यान से देखना। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ये क्या होता है? तो देखो कोई भी टर्म हो, है ना, ध्यान देना, मैं बताना चाहता हूँ कोई भी टर्म, जैसे मान लो x+y⁴n की बात करते हैं, अपन x+y⁴n की बात करते हैं। अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है तो आपको क्या करना है? देखो आप एक टर्म डिफाइन करो m, शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, डिटेल में नहीं जा रहा है। n+1/1 + x/y। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि m अगर इंटीजर आ गया, आपने m की वैल्यू सॉल्व किया x y लेके, जो भी दिया हुआ लेके सॉल्व करो, है ना। अगर m इंटीजर आ गया तो उस केस में tm और tm+1 दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे और दोनों की वैल्यू इक्वल होंगे। लेकिन m अगर इंटीजर नहीं आया, है ना, तो उसका आप क्या करो, उसका जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो m का ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, है ना, उसका क्या कर लो? इंटीग्रल पार्ट चुरा लो और उसका +1 कर दो, वही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। ठीक है, बस इतना सा काम चल जाएगा आपका, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, रिसर्च नहीं करना है। अगर मैंने क्वेश्चन लिखा, देखो मैंने लिखा फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फॉर 7 - 5x का पावर 11 इंटू वेयर x = 2/3। अभी मान लिया मुझे कुछ नहीं आता, है ना, तो मैं क्या करूँगा? m निकालूंगा। m क्या होता है? n+1, तो 11+1 डिवाइड बाई 1 + x/y। x की जगह कितना है? 7, y की जगह कितना है? 5x, मॉड लगा हुआ है। तो अब देखो ये कितना आ गया? 12। ये 1 प्लस, देखो x की वैल्यू कितनी है? 7/2। x की वैल्यू कितनी है? सॉरी 2/3। तो 2/3 यानी कितना आ जाएगा? 21/10 आ जाएगा ना, 10 × 10। तो ये आ गया अपना 12 × 10, 120 डिवाइड बाई 31। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है? डिवाइड करो 30 × 4 120 होती है, यानी 3.8 के आसपास आएगा। तो ये इंटीजर नहीं है, तो आपको क्या करना है? t इंटू इसका ग्रेटेस्ट कितना होगा? 3, तो 3 + 1 यानी फोर्थ टर्म, t फोर्थ होगा, वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा और उसका वैल्यू कितना होगा? तो 11c4, 7 का पावर 11 - 4 इंटू -5x का पावर 4। सॉल्व कर लो, x की वैल्यू 2/3 पुट कर देना, वही होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, अब आपने कहीं कहीं सुना होगा अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, तो अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट देखो, न्यूमेरिकल तो एज इट इज रख देंगे
पॉजिटिव, मतलब अल्जेब्रिकली साइन के साथ रखते हैं। जैसे मान लो कि m की वैल्यू इंटीजर आ गई, तो उस केस में 2 होंगे, उसमें एक के साइन अगर मान लो बीच में माइनस है तो एक के साइन पॉजिटिव होंगे, एक के साइन निगेटिव होंगे। तो जो पॉजिटिव होगा वो अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट है ना, और नेगेटिव होगा वो अल्जेब्रिकली लिस्ट है। इस तरह अपन सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे, बट जेई में ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, तो आप इसके लिए परेशान ना हो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को याद रखना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं मज़ेदार चीज़, रिमाइंडर वाला चीज़ है ना। लोगों को इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है कि रिमाइंडर कैसे निकालें, या फिर ये क्या नाम है, लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालें, लास्ट 1 डिजिट कैसे निकालें। ये सब में चीज़ें लोग बहुत परेशान रहते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। अब देखो इसका भी शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट से इसका काम चल जाएगा, तो आप शॉर्टकट पर ज़्यादा ध्यान देना। जो बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इससे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली वो सारे बन जाते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं डिविजिबिलिटी की। मैं जो बात कर रहा हूँ सबसे पहले बात कर रहा हूँ डिविजिबिलिटी की, ध्यान दो। यानी रिमाइंडर वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। रिमाइंडर वाला देखो, अगर रिमाइंडर निकालना है तो नंबर को क्या करो, है ना, नंबर को अगर मान लो 10 से डिवाइड करना है, ठीक है, मान लो 10 से डिवाइड, मान लो आपको लेमडा से डिवाइड करना है, तो उसको लिखो लेमडा के, ठीक है। अब प्लस समथिंग मान लो 1 आ गया, और नीचे किससे डिवाइड कर रहे हैं, लेमडा के क्या है कांस्टेंट, तो इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। लेकिन यही अगर -1 आ जाता तो क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, तब फिर लेमडा 1 ऐड करते, लेमडा सब्सट्रैक्ट करते, तब जाके रिमाइंडर में निकलता है, ठीक है। जैसे 10 की बात करते हैं, मान लो किसी ने आपको क्या किया, लिखा हुआ है 9 के -1, अब -1 बच रहा है, तो अब इसमें क्या करो 9 ऐड कर दो, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन लिया और मैंने बोला यहाँ पे कि बताओ, क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ, 5 to the power 99 को डिवाइड करना है किससे, 13। 5 to the 99 इज डिवाइडेड बाय मान लो कितना, 13 से। रिमाइंडर क्या होगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन है लिया। देखो अब सोचो कि 5 to the power में किसके 13 के पास आते हैं, 13 × 2 कितना होता है, 26 होता है। तो क्यों ना इसको 25 बनाया जाए, तो मैंने लिखा 5², ठीक है। तो कितना होगा 49 × 1 5 बच गया 98, डिवाइड बाय कितना लिखना है 13, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखा 5, इसको लिखा 26 - 1 का पावर 49 डिवाइड बाय कितना 13, ठीक है। देखो बाइनोमियल यूज करो, तो बाइनोमियल यूज करोगे तो कितना लिखोगे 49C0 × 26 का पावर 49 माइनस 49C1 × 26 का पावर 48, और ये सिलसिला चलता रहेगा। लास्ट में कितना बचेगा, तो लास्ट में चूंकि ऑड है तो कितना हो जाएगा 49C 49, और ये बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, काम खत्म, डिवाइडेड बाय कितना 13। देखो इससे पहले जो आया होगा क्या होगा, प्लस का आया होगा, 49C 48 आया होगा, और उसमें एक 26 रहा होगा। तो डैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक में एक 26 क्या आएगा, कॉमन आएगा। यहाँ से यहाँ तक में क्या आएगा, एक 26 क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो आप 26 कॉमन ले लो, 26 × 5 कितना होगा, 26 × 5, और समथिंग बचेगा तो उसको मैंने के लिख दिया, और बाकी कितना हुआ 5 डिवाइड कितना 13। अब देखो यहाँ पे ये -5 बच रहा है, तो माइनस आपको कोई पूछे कि 2 में 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर कितना बनेगा, 2 में 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर कितना, तो वही रिमाइंडर होगा। तो यहाँ -5 है तो इसमें डिवाइड कर दो, तो आप बताओ रिमाइंडर कितना होगा, 5 -5 + 8 कितना, -5 + 13 कितना 8, आंसर होगा 8। आंसर कितना आ गया 8। और क्वेश्चन कर लो, अगर आपको डाउट है तो और क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला कि फाइंड रिमाइंडर, मैंने आपको बोला अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला फाइंड रिमाइंडर, आज आपका बाइनोमियल कंप्लीट रिवाइज्ड हो जाएगा, बस कंटिन्यू देखते रहो। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 60 इज डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो सोचो 2 का पावर किसके आसपास 7 आएगा, तो मुझे पता है इसमें 8 के पास 7 आता है, तो इसको लिखो 2 का पावर q × 60 डिवाइड बाय 7। इसको लिख लो 8, तो 8 - 1 to the power 60 डिवाइड बाय 7। मजा आ रहा है, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया गया, तो ये 8 - 1 7 आ जाएगा, ठीक है, सही लिखा। ये 8 होगा ही, ये तो 8 होगा ही, ठीक है, ये तो 8 आएगा ही खुद 2 का पावर 3, तो इसको अपने 7 को टर्म में लिखना है, तो कितना लिखेंगे 7 + 1 का पावर 20। अच्छा 60 था यहाँ पे, तो अब आप क्या करो, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। देखो अब इसको आप ओपन करोगे तो कितना आएगा 20C0 7 का पावर 20 प्लस 20C1 7 का पावर 19, फिर आएगा 20C 19 × 7, लास्ट में आएगा 20C 20 7 का पावर 0 डिवाइड बाय 7। देखो यहाँ से यहाँ तक सब में 7 आ रहा है, लास्ट में 7 नहीं आ रहा है, सिर्फ वो 1 बच रहा है, तो कितना आएगा रिमाइंडर, कितना आएगा 1। रिमाइंडर कितना आएगा 1। बोलो मज़ा आ रहा है,
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अपने इजीली सॉल्व हो जाते हैं। फिर एक नया बहुत ज़्यादा लोग को कंफ्यूज करने वाला है लास्ट डिजिट निकालना, लास्ट डिजिट निकालना या लास्ट 2 डिजिट निकालना। देखो लास्ट 2 डिजिट निकालना या फिर लास्ट 3 डिजिट निकालना, एकदम शॉर्टकट बता रहा हूँ, है ना। लास्ट 3, देखो ये चीज़ याद रखना, कभी गलती नहीं करोगे, है ना। आपको लास्ट डिजिट निकालना है 10 से, देखो हिंदी में लिख रहा हूँ, 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर ही होगा लास्ट डिजिट, रिमाइंडर जो आएगा वो लास्ट डिजिट होगा। लास्ट डिजिट में 100 से डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही लास्ट 2 डिजिट होगा, रिमाइंडर जो आएगा वही लास्ट 2 डिजिट होगा। इससे आसान तरीका क्या होगा बताओ, लास्ट 2 डिजिट होगा। अगर आपको लास्ट 3 डिजिट निकालना है किसी भी बड़े नंबर का तो 1000 से डिवाइड करो, 1000 से डिवाइड करो, ठीक है। और जो रिमाइंडर आएगा वही क्या होगा, वही क्या होगा, अपना लास्ट 3 डिजिट होगा, ठीक है। इससे आसान तरीका क्या होगा बताओ। जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछा, चलो क्वेश्चन ही कर लेते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि फाइंड लास्ट 2 डिजिट, फाइंड लास्ट 2 डिजिट, फाइंड लास्ट 2 डिजिट फॉर 17 का पावर 10, ठीक है। 17 का पावर 10 है, डिवाइड किससे करना है, 10 से। अपने को डिवाइड किससे करना है, 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 17 का अपने को पता है 17 का स्क्वायर 289 होता है, मज़ा आएगा। इसको लिखा 17 स्क्वायर इंटू 5, तो देखो इसको लिख सकते हैं अपन कितना, 289 यानी 290 माइनस 1 का पावर 5 और डिवाइड में मैंने कितना किया, 100। लास्ट 2 डिजिट चाहिए ना, 100 किया। तो देखो अब इसको लिखोगे तो आप लिखोगे 5C0 इंटू 290 का पावर 5 माइनस 5C1 इंटू 290 का पावर 4 प्लस 5C2 इंटू 290 का पावर 3, 5C3 इंटू 290 का पावर 2, 5C4, अच्छा माइनस प्लस भी है ना, 5C2 में प्लस, 5C3 में फिर से माइनस, फिर प्लस 5C4, 5C4 290 अब माइनस 5C5 इंटू 1 डिवाइड बाई कितना, 100। देखो 5C4 कितना होता है, 5C4 5 होता है, 5C4 5 होता है, ठीक है, 5C4 5 होता है। तो यहाँ तक में तो आपको दिख रहा है 2 जीरो आएगा, यहाँ तक में 2 जीरो आएगा, तो यानी ये हो जाएगा 100 इंटू लेमडा, ठीक है। बच क्या रहता 5C4 यानी 5C4 5 इंटू 290 माइनस 1 डिवाइड कितना 100, समझ रहे हो आप। तो यही तो रिमाइंडर बचेगा, तो ये रिमाइंडर निकाल लो आप, कितना आएगा, यानी कितना आएगा वो तो बताओ, बताओ जल्दी बताओ, 1449, ठीक है। तो लास्ट डिजिट कितना है 49, बोलो मज़ा आया, ठीक है। अब घर जाके क्या करना, लास्ट 3 डिजिट निकालना, किसका, 7 का पावर 300। लास्ट 3 डिजिट निकालना कितना 7, इसमें किससे डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करना, किससे डिवाइड करना 1000 से। तो 1000 कैसे आएगा, 49 प्लस 49 यानी 50 माइनस 1 में आएगा, 50 माइनस 1 में आएगा, तो वहाँ से काम बनेगा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरह सोच के काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन दिखा था, वो कर लेते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 17 इज डिवाइडेड बाय 9, तब बताओ कोई दिक्कत है क्या, 17 है तो इसको क्या लिखोगे, 18 माइनस 1 का पावर 10 और डिवाइड बाय कितना 9, देखो कितना आसान आएगा। तो इसको जब ओपन करोगे देखो 10C0 इंटू 18 का पावर 10 माइनस 10C1 इंटू 18 का पावर कितना 9 डॉट 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 10C जब 9 आएगा माइनस का, 10C 9 आएगा तो 18 का पावर कितना होगा 1 प्लस 10C 10 जो आएगा तो वहाँ 18 का पावर कितना आएगा 0 डिवाइड हो कितना 9। तो देखो ये जो चीज़ है यहाँ ये सब में 18 है तो डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, आंसर इज 1। इससे फर्जी तरीका क्या होगा देखो। फिर आया 2 टू द पावर 2003 में डिवाइड करना है 17 से, रिमाइंडर निकालना है। तो देखो 2 का पावर मैंने लिखा 2003 डिवाइड बाई 17, चलो मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को पता है 17 किसके पास होता है, 16 के पास होता है, ठीक है। इसको लिखा 2 का पावर 4 से डिवाइड करो 16 आ जाए, 4 से डिवाइड करो 450 है ना, तो 500 इसको लिखा देखो 500, तो ये हो गया 2000 हो गया। तो 3 तो अभी बाकी है तो 2 टू द पावर 3 कर लिया, देखो डिवाइड हो कितना 17, तो हो गया 8, बाहर कितना आ गया 8, यहाँ देखो 2 टू द पावर 16 तो इसको लिख दिया 17 माइनस 1 का पावर कितना 500 डिवाइड हो कितना 17 कर लोगे, तो ये हो जाएगा 8। फिर से ओपन कर लो 500C0 17 का पावर 500 लास्ट में चलता जाएगा, चूँकि इवन है तो लास्ट में कितना आएगा 500C 500 इंटू 1 डिवाइड हो कितना 17। तो इससे पहले तो एक 17 रहा होगा, तो ये सब में क्या आएगा 17 कॉमन आ जाएगा, बट ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो रिमाइंडर कितना होगा 8, आंसर कितना होगा 8। क्लियर, देखो कितना फर्जी तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई इशू ही नहीं आ रहा है। अभी अब जो लास्ट 2 डिजिट बताया यानी आपको क्या करना है 3 टू द पावर 400 में किसे डिवाइड करना है 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। अब 100 से डिवाइड कैसे करोगे, तो फिर से वही कहानी 9 बना लो,
इसको लिख लो 9, यानी कितना 9 का पावर 200 डिवाइड कितना 1100। फिर से इसको लिख लो 10 - 1 का पावर 200 डिवाइड कितना 100। अब 100 कॉमन लेने की कोशिश करना और वहाँ से फिर काम करना, तो लास्ट 2 डिजिट आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें अपन अब तो आपको लग रहा होगा कि बाइनोमियल आसान है। अगर अपन ट्रिक सीख लें, चीज़ें सीख लें, तो बाइनोमियल से आसान कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब आते हैं समेशन ऑफ सीरीज़ पे। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा समेशन ऑफ सीरीज़। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं समेशन ऑफ सीरीज। तो ऊपर तो मैंने 2 चीज़ बता दिया है, 2 सम आपको बता दिया है। फर्स्ट सम बताया था NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में बताया था NCN, ये हमेशा कितना होता है 2n। फिर सेकेंड पार्ट बताया था NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, है ना, और ये बराबर होता है NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 डॉट डॉट डॉट। ये जो चीज़ें बराबर होती है ये होती है 2n-1। ये सब चीज़ें आपको पता है, इससे अपना काम जल्दी हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछ दिया, क्वेश्चन पूछ दिया, बताओ भाई साहब r इक्वल्स टू 2 से लेके 10 की वैल्यू, तो कहाँ शुरू होगा, देखो 10C2 से शुरू होगा, 10C2 10C3 अप टू कहाँ तक 10C10। बट अपने को पता है 0 से होना चाहिए, तो आप क्या करो 10C0 10C1 ऐड करो, और 10C2 तो है ही 10C10 तक। अब ऐड क्या किया, 10C0 ऐड किया और 10C1 ऐड किया, तो ये दोनों सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 × 10। ठीक है, ये हो गया 2 × 10 अब -1 - 10, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ें बहुत सिंपल होती है जो अपने को आती है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, एक आइडिया आ रहा है अपने को, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो लिखा हुआ है फाइंड सम, और यहाँ लिखा हुआ है 1/1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल। फिर लिखा हुआ है 1/3 फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 1/5 फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, इसका सम निकालना है। ठीक है, देखो अब अगर आपको इसका सम निकालना है तो देखो नीचे लिखा हुआ r फैक्टोरियल इंटू n-r, हर जगह देखो नीचे लिखा हुआ r फैक्टोरियल इंटू n-r, तो ऊपर भी n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लो, तो मैंने लिखा n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n-, देखो मज़ा आ जाएगा। फिर यहाँ भी लिखा n फैक्टोरियल अपॉन n3 फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। अब n फैक्टोरियल से आपने हर में मल्टीप्लाई किया, तो n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो देखो ये क्या बना, ये तो n फैक्टोरियल बना, ये क्या बना, तो ये बना NC1, ये क्या बना, तो ये बना NC3, ये क्या बनेगा NC5, यानी ऑड टर्म का सम है। तो बताओ आंसर कितना होगा 1/n फैक्टोरियल इंटू 2n-1। बोलो मज़ा आया। ये सब चीज़ बहुत आसान होता है। अगला क्वेश्चन लिख लिया, जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछ दिया फाइंड सम, और यहाँ पूछ दिया C1 मतलब NC1 है ना, ऐसे याद रखो NC1 प्लस 3 इंटू NC2 प्लस 9 इंटू NC3। ठीक है, 3 का पावर 0 इंटू NC1 कर दिया, NC0 से स्टार्ट करते हैं। चलो NC0, ये NC1 आ गया, ये NC2 आ गया, प्लस 27 इंटू NC3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में लिखा 3n इंटू NCN। अब इसका सम निकालना है। अब इसको आप कंपेयर करो, देखो ये लिखा हुआ है NC0, 3 का पावर 0 इंटू NC0, 3 का पावर 1 इंटू NC1, 3 का पावर 2 इंटू NC1, 3 का पावर 3 इंटू NCN। तो आपको मैंने बताया था 1 + x⁴n का एक्सपांसन। आप याद करो, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था 1 + x⁴n का एक्सपांसन क्या होता है, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x², यही होता है। तो इसी से तो ये मैच कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, x कितना है 3, तो 1 + 3n यानी कितना, आंसर हो जाएगा 4n। बताओ फर्जी है कि नहीं। ये सारी चीज़ें बहुत ईजी होती है, अपने को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, एक और तरह के कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हैं, है ना। अगर मैं उस कॉन्सेप्ट की बात करूं, एक और कॉन्सेप्ट होता है जो काफ़ी अपना फेमस होता है। जैसे आपसे किसी ने पूछा, क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं, है ना। जैसे क्वेश्चन ने पूछा फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ all terms in expansion of 1 + 2x - 2x² का पावर 20। देखो अब अगर ये 3 टर्म्स आप देखते हो तो आप परेशान हो जाओगे, यार ये तो मल्टीनोमियल थ्योरम लगेगा, है ना, तो आप परेशान रहोगे। लेकिन सोचो उसने बोला क्या है, उसने बोला सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म, जितने भी टर्म होंगे उसमें सारे कोएफिशिएंट का सम चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको सोचा कि थोड़ा अच्छा सोचता हूँ, 1 + 2x - 2x², इसको लिख लिया। मान लो कुछ कांस्टेंट आएगा, कुछ x का कोएफिशिएंट आएगा, कुछ x² का कोएफिशिएंट आएगा, और लास्ट में कुछ xn का कोएफिशिएंट आएगा, ऐसे ही कुछ आएगा। अब देखो
सिंपल बताओ, अब सारे एक्स का क्वेश्चन चाहिए, सारे एक्स का क्वेश्चन कब मिलेगा, जब एक्स की वैल्यू 1 रख दो ना। सिंपल सी बात बताओ, एक्स की वैल्यू 1 रख दोगे तो कितना आएगा, 1 + 2 - 2 का पावर कितना, 20, यहाँ भी 20 था। इधर कितना आएगा, a0 a1 a2, यही तो कोएफिशिएंट का सम था। बताओ मजा आया, तो आंसर कितना हो गया 1। आंसर कितना हो गया 1। अब देखो जेईई मेंस में क्वेश्चन आया, जेईई मेंस में क्या क्वेश्चन आया, तो जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये, फाइंड सम ऑफ all coefficient, find sum of all coefficient of integral power of x, of integral power of x in expansion of 1 + 2√x का पावर 40। ये जेईई मेंस 2013 या 14 का क्वेश्चन है, अब देख लेना, ठीक है। अब देखो उसने बोला एक्स का एक्सपांसन, यानी एक्स के इंटीग्रल पावर, मतलब यहाँ रूट लगा हुआ है एक्स में, एक्स पावर 2 वाला आएगा, एक्स पावर 4 वाला आएगा, एक्स पावर 0, यही सारे वाले टर्म्स सारे आंसर होंगे। तो आप क्या करो, इसको मान लो ऐसा, देखो अब जो लिखोगे तो ये क्या लिखोगे, 1 + 2√x लिखोगे का पावर 40, इसका क्या होगा 40c0 आएगा प्लस 40c1 आएगा इंटू ये आएगा 2√x आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा 40c2 आएगा, ये आएगा 2√x का होल स्क्वायर आएगा, और कहानी लास्ट में आएगी 40c40 इंटू 2√x का पावर 40 ये आएगा, ठीक है। लेकिन अपने को देखो ये जो टर्म है इसमें कौन कौन सा टर्म नहीं आना चाहिए, इसका नहीं चाहिए, फिर 3 वाला नहीं चाहिए, सब नहीं चाहिए। अब आप क्या करो, इसके साथ में माइनस वाला भी लिख लो, है ना। क्या करना है इसमें, माइनस वाला भी लिख लो, 1 - 2x/40 लिख लो, देखो मज़ा आ जाएगा। ये कितना आएगा 40c0 - 40c1 इंटू 2√x प्लस 40c2 इंटू 2√x का होल स्क्वायर। अब आप दोनों को ऐड करो, जैसे ही ऐड करोगे तो ये देखो कितना आ गया 1/2√40 अब प्लस 1 - 2√x का पावर 40, तो देखो अपने आप वो गायब होके सिर्फ आ जाएगा 40c0 40c2 इंटू कितना 4x, देखो आप, ठीक है, 2² x, सारे x का कोएफिशिएंट आ जाए, बस x की वैल्यू 1 डाल दो, काम बन जाएगा। पुट x = 1, तो कितना आएगा 3 का पावर 40 प्लस 1, आइए 2 डिवाइड कर दो 2, यही आंसर हो जाए, यही अपना क्या हो जाएगा सम ऑफ इंटीग्रल पावर हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, अपना काम बन जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगले टाइप के सीरीज की बात करते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा, मान लो कि मान लो यहाँ सम निकाल रहा हूँ मैं, सम निकाल रहा हूँ किसका, NC1 प्लस 2 × NC2 प्लस 3 × NC3 प्लस 4 × NC4, इसका सम मान लो अपने को प्रूव करना है n × 2। मान लो ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है, ऑप्शन में दिया रहेगा इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले शॉर्टकट की बात करते हैं, शॉर्टकट बताऊंगा तुम्हें मज़ा आ जाएगा, तो फिर तुम और अच्छा सोचोगे। देखो इसका शॉर्टकट क्या होता है, इसका सबसे आसान शॉर्टकट होता है कि मान लो आप 2 टर्म्स तक जा रहे हो, आप क्या जा रहे हो 2 टर्म्स तक जा रहे हो, है ना। तो n की वैल्यू क्या पुट करो 2, n की वैल्यू कितना पुट करो 2, तो 2 अपने में भी पुट करो और 2 तुम ऑप्शन में भी पुट करो, सही है। सारे ऑप्शन में पुट करके देखो, जो ऑप्शन मैच करेगा वही आंसर होगा, ठीक है। सिंपल देखो, अगर n की वैल्यू 2 पुट करते हो तो कितना आएगा 2c1, ये कितना आएगा 2c2 1, यानी 2c1 कितना होता है 1, 2c1 कितना होता है 2, अब प्लस 2 कितना 4। अब यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 इंटू कितना, 2 इंटू कितना, देखो 2 × 2 - 1 तो 2 × 2 कितना 4, देखो यहाँ पे, यानी आंसर सही है। तो ये बेस्ट तरीका है कि जो भी सीरीज आपको दिया गया है उसमें अपने n की वैल्यू पुट करो और सारे ऑप्शन में n की वैल्यू पुट करके देखो, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। मज़ा आया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर आप इसका जनरल टर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे, समेशन NCR R × NCR लिखना पड़ेगा। देखो पहला टर्म में 1 है, R कहाँ से शुरू हो रहा है 1 से शुरू हो रहा है, R 1 से लेकर कहाँ तक n तक, R 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है n तक जा रहा है, ठीक है। अब देखो आपको अगर अभी ऊपर वाला फॉर्मूला याद होगा तो मैंने बताया था R × NCR का कुछ फॉर्मूला लिखाया था, याद है क्या लिखाया था, R इसको लिख दो n/r × n - 1 CR-1। देखो R कैंसिल हो गया, n बाहर आ गया, ये बच्चा R = 1 to लेके n, ये कितना बन गया n - 1 CR-1। तो देखो अब n = R = 1 से शुरू करो तो कितना आएगा n - 1c 0, n - 1c 1, n - 1c 2, ये कहाँ तक जाएगा तो ये जाएगा n - 1c n - 1। तो देखो ये एक कंप्लीट बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सीरीज है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 × n - 1। बोलो समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस अपन इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और क्वेश्चन करते हैं, आपको और मज़ेदार चीज़ लाता हूँ। जैसे देखो मान लो लिखा हुआ है फाइंड सम, मैं लिखा फाइंड सम, क्या लिखा हुआ है NC0 प्लस 2 × NC1 प्लस 3 × NC2 ...
n+1 इंटू NCR। देखो एक तो शॉर्टकट आपको पता है, इसमें n की वैल्यू रख दो, ऑप्शन में n की वैल्यू रखो, इससे अच्छा शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। एक्चुअल मैथड से भी कर सकते हो, सीरीज लिखो इसका। देखो जनरल टर्म क्या है, पहला टर्म क्या है NC0, फर्स्ट टर्म है NC0, सेकेंड टर्म क्या है NC1, थर्ड टर्म क्या है NC2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन कितना, देखो r+1 इंटू NCR। r इक्वल टू कहाँ से, जीरो से लेकर तक बनता है, बस काम खत्म। देखो इसको अलग अलग कर लो, r इक्वल टू जीरो से लेकर n, r इंटू NCR, अब प्लस r इक्वल टू जीरो से लेकर n, ये कितना आएगा NCR। आप इसका सम जानते हो कितना, 2n। इसका सम अभी जस्ट ऊपर निकाला था आपने, कितना n इंटू 2n-1। आंसर आ गया। क्लियर। तो यही सब चीज़ है जो अपने को आना चाहिए, इससे काम बन जाता है ना। तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने का शॉर्टकट ही बताता हूँ। देखो जो समेशन ऑफ NCR होता है r इक्वल टू 0 से n, ये होता है 2n, ठीक है। जो समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से n r इंटू NCR होता है, ये होता है n इंटू 2n-1, ठीक है। सिमिलरली अगर r स्क्वायर करोगे तो वो और कम हो जाएगा, अगर आप r स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा n इंटू n-1 2n-2। समझ रहे हो, इस तरह चीज़ें सिंपल कर सकते हो, है ना। या फिर अगर ऐसा लिखा हुआ है ये देखो, ये भी जानते हो -1 NCR, है ना, कंजुगेटिव प्लस माइनस, ये आपको पता है कितना होता है 0। तो अगर आप इसमें r इक्वल टू 0 से लेके n जाओगे, -1 इंटू r NCR जाओगे तो ये भी 0 होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखोगे ना तो चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाती है और अपने को मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। जैसे मान लो आपको इस तरह का सीरीज़ दिखे, कैसा सीरीज़, तो मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा, प्रूव डैट NC0 प्लस NC1 इंटू 2 प्लस NC2 इंटू 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में लिखा NCn/n+1 इक्वल टू 2 to the power n+1 -1/n+1। ये क्वेश्चन प्रूफ डेट है। बट अगर क्वेश्चन रहता, ऑप्शन रहता तो वही कहानी, n की वैल्यू रखते, ऑप्शन में देखो n की वैल्यू रख के जो सेटिस्फाई करे टिक मारो, एकदम हमेशा ट्रू होता है। तो इसलिए बाइनोमियल सीरीज के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आसान होते हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ करता हूँ फिर से। मैं देखो बहुत लोग इसको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करके भी वो करते हैं, बट मैं बोलता हूँ का अलजेब्रा वाला याद रखो, सबसे ज़्यादा आसान आपको पड़ेगा। तो देखो अगर जनरल टर्म लिखे, कहाँ शुरू हो रहा है NCR, और नीचे क्या रहा है एक ज़्यादा, देखो NC0 है, नीचे 1 है, आगे NC1 है, नीचे 2 है। तो इसको अपन लिख सकते हैं NCR अपॉन कितना r+1, और क्या लिखेंगे r इक्वल टू 0 से लेकर तक n। अगर आपको ऊपर जो मैंने सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखा था अगर याद होगा तो मैंने इसको लिखा था n+1 CR+1 डिवाइड बाई n+1, बोलो याद है, तुरंत काम बन जाएगा। तो देखो n/1/n+1 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, इसको लिखा r इक्वल टू 0 से n, ये आ गया n+1 CR+1, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा 1/n+1, इसका सम लिखते जाओ, r इक्वल टू 0 पुट करोगे कितना आएगा 0, सॉरी r इक्वल टू 0 पुट करोगे कितना आएगा 1, फिर अगला कितना आएगा n+1 C2, और जब तुम n पुट करोगे तो यार है n+1 CN+1। यहाँ मज़ा तब आता जब ये 0 से शुरू होता, अगर n+1 से 0 शुरू होता तो ये कंप्लीट बाइनोमियल क्वेश्चन का सम बनता, बट ये 0 से शुरू नहीं है। अब आप क्या करो, 0 से शुरू करवाओ, 0 से सब्सट्रैक्ट करो। अगर ये 0 से शुरू होता तो आंसर कितना होता, 2 to the power n+1। अब माइनस कितना होता, 0 वाला घटा दो तो 1 घटा दो, देखो आंसर आ गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, अगर आपको याद है तो बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन ये सब चीज़ याद रखेंगे सीरीज को सॉल्व करते हैं, ताकि काम टाइम भी बचे और काम भी जल्दी हो, सही है। चलो और क्वेश्चन करना है तो और भी कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको क्वेश्चन दिखे ऐसा C0 - C1/2 प्लस C2/3 ऐसा है, तो इसका भी जनरल टर्म लिख लो। जनरल टर्म क्या लिखोगे, NCR अपॉन r+1, और साथ में लिख लेना -1 to the power, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सीरीज से डरना नहीं है, सीरीज के क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ, ठीक है। चलो एक टफ क्वेश्चन करवा देता हूँ, है ना, आपने बहुत इजी क्वेश्चन किया तो एक टफ क्वेश्चन करोगे, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, रिवीजन है। जैसे देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, फाइंड सम और आंसर के समेशन सीरीज क्या है, r इक्वल टू 0 से n r+2 अपॉन r+1 डिवाइड बाई NCR। देखो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैथमेटिकल दिमाग एकदम आसान से लगाओगे तो इसको तुम देखो r+2 इसको लिख सकते हो 1/1 + r+1, बोलो मज़ा आया। देखो टफ दिख रहा था बट अपन ने इसको इजी बनाया, है ना। फिर देखो अब सीरीज़ को अलग अलग कर सकते हो, तो ये कितना है NCR, अगला कितना आएगा r इक्वल टू 0 से n NCR अपॉन r+1,
देखो इसका सम आपको अच्छे से पता है, बहुत बार करा है 2 टू द पावर n। इसका सम अभी ऊपर करा है अपने कितना 2 टू द पावर n+1 -1 अपॉन n+1। मज़ा आया? सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर मिल जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी जो ऊपर बताया भी था फिर बता देता हूँ। जैसे मान लो लिखा हुआ है प्रूव डैट, ये क्या लिखा हुआ है NC1 + 2 स्क्वायर इंटू NC2 + 3 स्क्वायर इंटू NC3 ... n स्क्वायर इंटू NCN। ठीक है, ये सीरीज लिखा हुआ है और इसको अपने को प्रूफ करना है कितना n इंटू n+1 इंटू 2 टू द पावर n-2। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर से देखो, अगर आप जनरल टर्म लिखोगे क्या लिखोगे, देखो r स्क्वायर इंटू NCR, यही तो लिखा हुआ है 1 स्क्वायर इंटू NC1 2 स्क्वायर। तो कहाँ r इक्वल टू कहाँ शुरू है 1 से लेकर n तक शुरू है। चलो मजा आएगा। r इक्वल टू 1 से n रखा, r स्क्वायर को लिख दिया r इंटू कितना NCR। देखो फिर मैंने क्या किया, समेशन लगाया r इक्वल टू 1 to n, इसको लिखा r। ध्यान देना ये r इंटू NCR था, इसको क्या हो गया, ये हो जाएगा n इंटू n-1 CR-1। अब देखो n आ गया बाहर। अब थोड़ा और आपको मजे लेने की ज़रूरत है। ये जो r बचेगा ना, इसको लिख लो r-1+1, इसको लिख लो n-1 CR-1। थोड़ा सा मजे लो, तो ये हो गया n। फिर से देखो ये हो गया r इक्वल टू 1 to n, ये कितना आएगा r-1 इंटू कितना n-1 CR-1। ठीक है, और ये अभी एक सीरीज है। और अगला कितना आ जाएगा, समेशन r इक्वल टू 1 to n n-1 CR-1। देखो कितना मजा आएगा, आप देखते रहो। ठीक है, ये n आ गया। फिर से देखो इसके बारे में सोचो तो वो वही r इंटू NCR वाली कहानी यहाँ बनेगा। r इक्वल टू 1 से n आ गया, इसको लिख सकते हैं r-1, इसको ब्रेक कर लो n-r r-1, एक कम कर दो n-2 CR-2। और ये कितना हो जाएगा, देखो r इक्वल टू 1 रखोगे 0, r इक्वल टू n रखोगे तो n-1, तो ये टोटल बनेगा 2 टू द पावर n-1। मज़ेदार चीज़। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, देखो n-1 बाहर आ गया क्योंकि r-1 कैंसिल। ठीक है, अब r इक्वल टू 2 से स्टार्ट करो तो ये 0 से शुरू होगा, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर n-2 और ये बन गया 2 टू द पावर n-1। सिंप्लीफाई करना, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपको ये वाला चीज़। ठीक है, तो चीज़ें टफ नहीं है, बहुत आसान है, आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं और अच्छी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, है ना। एक बेसिक आइडिया और बताना चाहता हूँ सीरीज़ में ही, है ना। यहाँ टाइम तो है नहीं कि मैं पूरा प्रूफ करवाऊँगा, बट बोल देता हूँ, आप याद रखना, इससे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है RCR प्लस r+1 CR प्लस r+2 CR। ठीक है, और डॉट कहीं लिखा हुआ है NCR, तो आप इसको क्या करना, लास्ट में भी 1 ऐड कर लेना और नीचे भी 1 ऐड कर लेना, वही आंसर होगा। ठीक है, अब इसको प्रूव भी कर सकते हो इजीली, है ना। देखो जैसे मान ले कहीं लिखा हुआ है 2C2 प्लस 3C2 प्लस 4C2 प्लस 5C2। अब मान लो इसको 10C2 तक ख़त्म कर दिया। ठीक है, 2C2 से स्टार्ट हुआ था, तो आप लास्ट में क्या कर दो, ऐड कर दो, नीचे भी एक ऐड कर दो, 11C3, यही आंसर होगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है। जैसे मान लो क्वेश्चन लिख दिया मैंने 10C10 प्लस 11C10 प्लस 12C10 प्लस 13C10 प्लस 14C10। देखो कहाँ शुरू होता है, बस ये RCR से शुरू होना चाहिए, तो लास्ट में एक ऐड कर दो ना, कितना आएगा 15C11। बोलो मज़ा आया। और क्वेश्चन कर लो। तो ऐसे क्वेश्चंस जेई में आ रखे हैं, आप देख सकते हो कोई। और ये है क्या, तो ये जनरल जीपी बन रहा है। इसको लिख सकते हो कॉफिशिएंट ऑफ x2 इन 1 + x²। इसको लिख सकते हो कॉफिशिएंट ऑफ x2 इन 1 + x3। वहाँ से जीपी बना के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जो बता रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का सीरीज़। प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का सीरीज़, बाइनोमियल कोफिशिएंट सीरीज़। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं, इसका भी मैं शॉर्टकट बताऊंगा, देखना कितना जल्दी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट सीरीज़ ले रहे हैं, है ना। देखो जैसे मैंने लिखा NC0 इंटू NC1, NC1 इंटू NC2, NC2 इंटू NC3 ... मैंने लिखा NCn-1 इंटू NCn, ये सीरीज़ लिखा। देखो दो टाइप के सीरीज के दर्शन होंगे तुम्हें, एक तो ये है ना। देखो इसमें ऑब्जर्व करने की बात क्या है, शॉर्टकट कैसे लगाओगे। देखो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3। तो मैं लिख रहा हूँ कि अगर डिफरेंस ऑफ आर कांस्टेंट हो, ठीक है, मैं यहाँ दो तरह का स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि डिफरेंस ऑफ आर कांस्टेंट हो। यहाँ पे क्या है, अगर शॉर्टकट बता रहा हूँ पहले, फिर मेथड भी बताऊँगा। डिफरेंस ऑफ आर क्या हो, अगर कांस्टेंट हो। अगर डिफरेंस ऑफ आर कांस्टेंट हो तो जो शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट अगर मैं बात करूं शॉर्टकट,
तो अपन बोलते हैं सम ऑफ अपर इंडिसेस, यानी कितना ऊपर n+1 c, n डिफरेंस कितना है 1 - 0 1 2 - 1 1 3 - 2 n - 1। तो आंसर हो जाएगा इसका 2nc n - 1, एकदम आसानी से सॉल्व। ठीक है, कोई दिक्कत। सम ऑफ अपर इंडिसेस c n-r ऐसे पढ़ते हैं n-r। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर इसका एक्चुअल मेथड आपको लिखना है तो आप क्या करो, देखो एक्चुअल मेथड प्रॉपर मेथड से अगर आप करना चाहो तो प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हो। इसका एक तीसरा मेथड भी है कि इसमें भी क्या करो, n की वैल्यू रख लो, n की वैल्यू रखो और मान लो 2 टर्म तक n की वैल्यू रखते हो तो आंसर में भी 2 रख के देखो, जो ऑप्शन बराबर वैल्यू देगा वही आंसर होता है ना। सीरीज तो ऐसे कर सकते हो। देखो प्रॉपर मेथड क्या होता है कि अगर कभी भी डिफरेंस ऑफ आर कांस्टेंट रहे तो आप एक बार क्या करो 1 + x⁴n को ओपन करो, अगली बार x + 1⁴n को ओपन करो। ये देखो कितना आएगा, ये बताओ nc0 + nc1x + nc2x² + nc3x³ ... लास्ट में आएगा ncnx। x + 1 करो कितना आएगा nc0 × xn, फिर कितना आएगा nc1 × xn - 1, फिर कितना आएगा nc2 × xn - 2 ... लास्ट में कितना आएगा ncn × x⁴0। अब क्या करो, देखो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, देखो वो दोनों 1 + x है तो ये हो जाएगा 2n। अब देखो जो रिक्वायरमेंट चीज़ है ना उसके बारे में देखो, कहाँ से मिलेगा nc0 और nc1। तो देखो nc0 nc1 यहाँ से मिल रहा है, दोनों का x का ऑप्शन कितना आ रहा है n - 1। देखो nc1 nc2 यहाँ मिल रहा है, ऑप्शन कितना आ रहा है xn - 1। nc2 nc3 यहाँ से मिलेगा, ऑप्शन कितना आएगा xn - 1। यानी फाइनली तुम्हें चाहिए क्या, दोनों तरफ कोफिशिएंट ऑफ xn - 1 चाहिए। तो यहाँ निकाल लो तुम कोफिशिएंट ऑफ xn - 1। तुम्हें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ xn - 1 चाहिए। तो अभी तुम्हें थोड़ा देर पहले बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ xr इन 1 + x⁴n क्या होता है ncr। तो यहाँ आंसर कितना होगा 2ncr n - 1। बताओ यही तो देखो यहाँ भी आया था। तो दोनों मेथड आसान है, बस शॉर्टकट ज़्यादा तुरंत हो जाता है और शॉर्टकट से भी आसान है कि n की वैल्यू रख के चलो। तो ये कब बताया, जब डिफरेंस ऑफ आर कांस्टेंट होगा। एक दूसरा टाइप का सीरीज और होता है, जब सम कांस्टेंट हो। जैसे आपको दिखे, ध्यान दो, आपको यहाँ पे दिख सकता है कि मान लो लिखा हुआ है कि nc0 × ncn + nc1 × ncn - 1 + nc2 × ncn - 2 और लास्ट में दिखे ncn × nc0। ठीक है, देखो अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान देना। अब इसमें भी देखो, इसमें क्या है, सम ऑफ आर कांस्टेंट है। जो एक्चुअल बात है वो यही है कि सम ऑफ आर कांस्टेंट है। सम ऑफ आर क्या है, कांस्टेंट है। आप देख सकते हो सम ऑफ आर कहने का मतलब है कि देखो 0 + 1 0 + n n 1 + n - 1 कितना n 2 + n - 2 कितना n n + 0 आर क्या है, तो इसका एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट ये है कि ऊपर वाले का सम c, अब वही जो सम आया था वही रख दो। ठीक है, वही जो सम आया था वही रख दो, आंसर आ जाएगा। जो सम वहाँ क्या था n- डिफरेंस करना था, यहाँ एज इट इज सम रख देना, आंसर आ जाएगा। इसका भी प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर मेथड से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ फिर भी बता रहा हूँ, बट आप देखना, फ़ायदा होगा आपको। अब इसमें क्या करो, एक बार ओपन करो 1 + x⁴n और अगला बार भी वही ओपन करो, अगला बार कोई ज़्यादा दिमाग वो भी ओपन करो। अब इसको लिख लो, तो कितना है nc0 + nc1x + nc2x²... ... यहाँ कितना आएगा ncn × xn आएगा। यहाँ कितना आएगा nc0 + nc1x + nc2x² + ncn - 2xn - 2 + ncn - 1 xn - 1 और लास्ट में आएगा ncn × xn। तो अपने को चाहिए क्या, देखो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए देखो nc0 × ncn, तो कोफिशिएंट कितना आ रहा है xn आ रहा है। nc1 × ncn कोफिशिएंट कितना आ रहा है xn - n -1 + 1 n ही आ रहा है। nc2 × ncn - 2 फिर से x, हमेशा क्या रहा है, कोफिशिएंट ऑफ xn आ रहा है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट में 1 + x⁴2 में अपने को क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ xn चाहिए दोनों तरफ। LHS एंड RHS में दोनों तरफ क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ xn चाहिए। तो फिर से वही फॉर्मूला, आंसर कितना हो जाएगा 2nc। तो कोई ज़्यादा टफ बात ये सब नहीं है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछ दिया, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपसे किसी ने पूछ दिया फाइंड सम, सम क्या है, सम मान लो लिखा हुआ है nc0² nc1² nc2² ... ncn²। देखो कितना मज़ेदार तरीके से आंसर करेंगे इसका। nc0 क्या लिखोगे, nc0 × nc0, इसको क्या लिखोगे nc1 × nc1, इसको क्या लिखोगे nc2 × nc2 और लास्ट वाले को क्या लिखोगे
एन सी एन इंटू एन सी एन। तो देखो यहाँ क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो आर 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 डिफरेंस कांस्टेंट है, डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट। तो आंसर क्या देखो, ऊपर वाले का सम सी एन माइनस डिफरेंस, आंसर कितना आ गया 2NCn, यही आंसर है। ठीक है, इस तरह चीज़ें सिंपल हो जाती है, अपने को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको इस सीरीज़ में मज़ा आया होगा। और ऐसे क्वेश्चन देखो, दोनों में शॉर्टकट बताया, क्या करना है, या तो ऑप्शन और क्वेश्चन में n की वैल्यू रखो, या फिर ये चीज़ें याद रखो, तो काम बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीनोमियल थ्योरम आता है कि मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होते हैं, तो वो भी पढ़ लेते हैं। हेडिंग लगाओ, मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम ये क्या होता है, देखो मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होता है ना। तो जैसे 2 के लिए किया था आपने, वैसे अब x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, 3 के लिए आएगा। देखो जो x प्लस वाई टू द पावर n लिखते थे, वो क्या लिखते थे, समेशन ऑफ एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर और y टू द पावर r लिखते थे। r इक्वल कहाँ से, 0 से n। ठीक है, इसको थोड़ा सा मजे लेते हैं इसका। देखो इसको लिखा r इक्वल टू 0 से n, इसको लिखा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ देखो क्या है, x n माइनस आर है और y टू द पावर r है। ध्यान दो, मैंने क्या किया, n माइनस आर, देखो इधर n माइनस आर और r को माना r1 और n माइनस आर को माना r2, सच डैट r1 प्लस r2 कितना होगा, हमेशा n ही रहेगा। अब ये फॉर्मूला का रंग रूप कैसा होगा, तो यहाँ लिखा r1 प्लस r2 इक्वल टू n, यहाँ हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल x का पावर r2 है ना, x का पावर कितना r2 और y का पावर r1, y का पावर r1। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है 2 टर्म में, है ना। अब जो भी कोफिशिएंट चाहिए आप r1 r2 का रख के पता कर सकते हो। अगर अपन 3 टर्म्स लेते हैं, जैसे मैंने लिखा हम x प्लस वाई प्लस जेड का पावर n, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, इसको सेम तरीके से लिख सकते हैं। 3 टर्म्स है, इसको स्टार्ट करेंगे r इक्वल टू 0 से n और यहाँ लिखेंगे n फैक्टोरियल। अब बाई कितना लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे r1 फैक्टोरियल, 3 टर्म्स है तो r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, और यहाँ लिखेंगे x का पावर r1, y का पावर r2, z का पावर r3। ठीक है, और इससे अपना काम बन जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो 4 टर्म्स है, अपने पास 4 टर्म्स है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w का पावर n, तो इसको आप लिख सकते हो समेशन r इक्वल टू 0 टू n। ठीक है, अब r इक्वल टू 0 टू n सम सीरीज तो है नहीं, तो r1 प्लस r2 प्लस r3 n लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे r1 प्लस r2 कितना, r1 प्लस r2 प्लस r3 कितना होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, n फैक्टोरियल इंटू r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल r4 फैक्टोरियल, x का पावर r1, y का पावर r2, z का पावर r3 और w का पावर r4। इस तरह सारे काम अपने बन जाते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम में। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखना कि जो मान लो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xk है, टू पावर n है, जैसे नंबर ऑफ टर्म्स वहाँ कितना था, n प्लस 1। बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म क्या होता था, n प्लस 1। तो यहाँ पे जो मल्टीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ये याद रखना है अपने को, जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा ये होता है n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। ठीक है, अभी तो रिवाइज करवा रहा हूँ इसलिए बस याद रखना कि ये होता है n प्लस के, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। ठीक है, तो ये सारी चीज़ याद रखना। जैसे आपसे किसी ने बोला, क्वेश्चन मैंने बोला कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 19 y स्क्वायर इंटू z4 इन 3x माइनस 4y प्लस 8z का पावर 25। तो सबसे पहले क्या करो, ये सम देखो, इनका सम क्या इनके बराबर हो रहा है, तो 19 प्लस 20 हो रहा है। अगर नहीं होता तो वो कोफिशिएंट 0 होता। ठीक है, नहीं होता तो वो कोफिशिएंट कितना होता है, 0। तो आंसर क्या लिखेंगे, 25 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 19 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 3x का पावर कितना 19 माइनस 4y का पावर कितना 2 और 8z का पावर कितना 4। सिंप्लीफाई कर लो, वही आंसर हो जाएगा, तो अपना काम बन जाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ टर्म्स भी आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर निगेटिव इंडेक्स की बात करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम फॉर निगेटिव इंडेक्स, बाइनोमियल थ्योरम फॉर निगेटिव इंडेक्स, निगेटिव इंडेक्स। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर निगेटिव इंडेक्स। तो अगर वो ऊपर क्या किए थे, रियल नंबर के लिए निगेटिव या फ्रैक्शनल दोनों, यहाँ पे क्या चलेगा, निगेटिव एंड फ्रैक्शनल दोनों के लिए, निगेटिव एंड फ्रैक्शनल, निगेटिव एंड फ्रैक्शनल।
ऊपर जो बात किए थे नेचुरल नंबर की बात किए थे ना, इसमें क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, अपन बोलते हैं इसमें कि 1 + x⁴n जो होता है ये होता है 1 + nx + n × n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x² प्लस n × n-1 × n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू x³ डॉट डॉट डॉट। और यहाँ याद रखना है कि कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है कि mod x शुड बी लेस देन 1, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये वैलिड था। इसमें अगर आपसे कोई पूछे n निगेटिव है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना। अगर आपको इसमें आपको तरीका बताता हूँ कि कभी अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, तो आपको इसमें से वो चीज़ कॉमन लेना जिसके कारण सेकेंड चीज़ छोटा बच जाए। मान लो x बड़ी है y छोटी है तो x कॉमन लेंगे, तो बाहर कितना है x n, ये कितना बनेगा 1/, अब लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह अपने को चीज़ें याद रखनी है। एक दो टर्म्स हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे मान लो 1 + x⁻⁻1 का एक्सपांसन उसी फॉर्मूले से आएगा, ये आएगा 1 - x + x² - x³ डॉट डॉट। अगर कहीं लिखा हुआ है 1 - x का पावर -1, ये आता है 1 + x + x² + x³ डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीज़, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है 1 + x का पावर -2, तो ये याद रखना है 1 - 2x + 3x², है ना, -4x³ डॉट डॉट। अगर लिखा हुआ है 1 - x का पावर -2, तो ये बन जाएगा 1 + 2x + 3x² + 4x³ डॉट डॉट, इस तरह, ठीक है। तो ये सारे याद रखोगे तो चीज़, ये सब कहाँ से आया, तो ऊपर वाले फॉर्मूले से है ना। तो यहाँ इससे अपने को सारे काम बन जाते हैं, है ना। तो ये सब आप याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व करो तो चीज़ें इजीली सॉल्व हो जाती हैं। आई होप मैंने पूरे बाइनोमियल थ्योरम कवर करने की कोशिश किया, और इसमें जो कुछ सीरीज़ टाइप के और क्वेश्चंस होंगे या 2019 के बाइनोमियल के जो क्वेश्चन होंगे उसको मैं फिर से इसमें इंक्लूड करूँगा। अगर बाइनोमियल थ्योरम का कोई अलग से वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मैं इंक्लूड करूँगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस, ये जैसे एक क्वेश्चन है, देखो इसका आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट का रेशियो पता है कितना होता है, n - r+1 डिवाइड बाई r इंटू r। देखो कुछ क्वेश्चंस ले रखा हूँ, कर देता हूँ। तो देखो r से r कैंसिल हो गया, ठीक है, रख लो n+1 - r समेशन r = 1 से 10। तो n+1 तो कांस्टेंट है, तो ये n+1 हो गया, इंटू r कितनी टाइम्स, 10 टाइम्स। तो r का समेशन कितना होता है, n × n+1/2, इसमें n पुट करना कितना, 10, काम बन जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें। फिर देखो यहाँ पे इसका सम निकालना है, देखो ये सब क्वेश्चन है, इसका सम निकालना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इसका जो जनरल टर्म लिखोगे क्या लिखा हुआ है, 2n+1 इंटू, अगर आप जनरल टर्म लिख के करना चाहो तो आप क्या लिखोगे, 2r+1 इंटू CR समेशन r = कहाँ से, 0 से लेके कहाँ तक, n तक, बस काम खत्म। तो आपको पता है इसको लिख दोगे r = 0 से n, 2 × r × NCR, अब प्लस समेशन ऑफ r = 0 से n CR, अभी ऊपर करवाया है, देख लो। फिर ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, NC 0/1, 11C 0/1, तो क्या लिखा हुआ है बताओ, 11CR डिवाइडेड बाय r+1 लिखा हुआ है, r = 0, और r कहाँ शुरू हो रहा है, 0 से लेकर कहाँ तक, 10 तक, r 0 से लेकर 10 तक शुरू है। देखो यहाँ से ध्यान से समेशन निकाल लो, तो इसको क्या लिखोगे, r = 0 से 10, इसको क्या 11CR/r+1, 11CR आपको फॉर्मूला लिखाया था NCR/r+1, बताओ कितना होता है, ये होता है n+1CR+1 डिवाइड बाय n+1, यही होता है। तो कर लो, तो ऊपर कितना हो जाएगा बताओ, ऊपर कितना हो जाएगा, NCR/r+1 है, NCR/r+1 ऊपर हो जाएगा 12CR+1, है ना, और नीचे कितना हो जाएगा n+1, यानी कितना 11+1। इस तरह सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा मेथड है, n की वैल्यू डाल के कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन सीरीज के होते हैं जो अपन सॉल्व करेंगे। तो आप फिर से इस वीडियो को देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, है ना, और सीरीज के क्वेश्चंस और जो क्वेश्चंस जेईई मेंस 2020 में आए हुए हैं वैसे क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में फिर से बना के आपको सॉल्व करूं, ताकि आपको और अच्छे क्वेश्चंस मिल सकें, ठीक है। तो चलो रिवाइज